चलिए बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का। और जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। सभी बच्चों का स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम बता रहा था आपके सिस्टम में, तो इसकी वजह से आपको 2 मिनट पहले लग रहा होगा हेलो सर गुड इवनिंग। तो ध्यान रखना बच्चे, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए सभी बच्चे। पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, जब सीधे ऊपर फेंका गया एक पत्थर, अच्छा प्रश्न है और कंसेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे। तो जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो क्या होगा। व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स रीचेज द टॉप, इट्स क्या होगा भाई मेरे। तो ये देखिए, एक पत्थर को आप फेंकते हैं, है ना। ये पत्थर को आप फेंके ऊपर, और आपको पता है कि यहां से कुछ वेग से आप फेंके, तो जैसे ही पत्थर ऊपर चढ़ेगा तो आपको पता है कि इसका वेग -gt से घटता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ठीक है, आपको मैक्सिमम हाइट पर इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हर जगह नीचे की दिशा में हमेशा क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ये मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए, पृथ्वी वस्तु को क्या करेगा, अपने केंद्र की ओर खींचेगा, और किससे, तो जी से खींचेगा, गुरुत्वीय त्वरण से खींचेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा क्या होगा, तो बच्चे अंतिम वेग का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है, वो ऑलवेज नीचे की ओर होगा। तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस प्रश्न में। तो क्या कह रहे हैं कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा। तो 2 बातें मैंने आपको बताई बच्चे। क्या बताया कि वेग जो है ना, वेग या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है ये क्या होगा, तो वेग या फाइनल वेलोसिटी ये आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर फेंके हैं तो -gt से इसका वेग घटता जाएगा। और दूसरा क्या मैंने कहा, तो दूसरा मैंने कहा कि देखिए, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा, पृथ्वी की तरफ। गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एकदम ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी कहते हैं, ये किधर की ओर एक्ट करेगा, तो बच्चे नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, एक्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ठीक है, ये हमेशा लगेगा। तो एकदम ध्यान में रखना है कि यहां पर v का मान 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, और नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ही लगेगा। ये देखिए, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, किधर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो खोजते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन खोजते हैं। तो वेग एवं त्वरण शून्य होगा, गलत बात है ना। वेग शून्य होता है, कोई बात नहीं है, वेग शून्य होता है। त्वरण लगभग 10 मीटर, आपको पता है कि जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर डाउनवर्ड होता तो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो वेग लगभग 10 मीटर, वेग तो 0 हो गया है ना, त्वरण शून्य होता है, ये गड़बड़ है। तो भाई मेरे, यही आपको ऑप्शन सही नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर याद रखना है कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन, ठीक है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगा। एकदम ध्यान में रखना इस कंसेप्ट को, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है। चलिए, अच्छी बात है, सेंटर ऑफ अर्थ होगा, है ना, ये ध्यान में रखनी चाहिए। और याद रखिए कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसका वेग क्या होगा। यहां भी आपको पता है कि वेग जो है, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम हाइट पर मैंने कहा ये 0 होगा, और ये नीचे की तरफ जब बढ़ेगा तो ये +gt होता जाएगा, +gt से ये बढ़ेगा। और यहां भी गुरुत्वीय त्वरण का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ही होगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है क्वेश्चन में। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी लाजवाब सवाल है भाई मेरे, लाजवाब सवाल है। ये देखिए, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड देन इट्स मैक्सिमम रेंज। तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और आसान सवाल भी है। ये देखिए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का सवाल बड़ा आसान होता है। ये देखिए, यहां पर आ गया, और आपको ये एंगल अल्फा है, और ये क्या है भाई, तो ये है आपको रेंज। ये नहीं, ये आपका यहां से यहां तक क्या हुआ, तो रेंज हो गया। और रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर बॉडी को u वेलोसिटी से आप फेंकेंगे तो r बराबर होता है, u वेलोसिटी से आप बॉडी को फेंक रहे हैं तो r बराबर होता है u² sin
टू अल्फा बटा क्या जी होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन क्या होगा, जी हो जाएगा। तो एकदम सरल सवाल है, जरा देखिए, ठीक है। यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बटा क्या, जी जी जी, याद रखना है, ये गुरुत्व त्वरण आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैक्सिमम रेंज की बात कह रहा है, तो जब भी मैक्सिमम रेंज की बात कहेगा तो आपको पता है कि आर मैक्स कितने डिग्री के कोण पर, तो भाई मेरे 45 डिग्री के कोण पर आर मैक्स प्राप्त होता है। आर मैक्स कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर, ध्यान में रखना बच्चे, कोण पर, यानी एंगल कितना डिग्री होगा, तो आपको 45 डिग्री पर आर मैक्स होता है, यानी परास मैक्सिमम कितने पर, तो याद रखना है कि आपको 45 डिग्री के कोण पर होगा। अब देखिए आर मैक्स बराबर आपको पता है 45 दूनी 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आर मैक्स का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर अपॉन क्या, आपको यहां पर जी आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया, ध्यान में रखना भाई। अब क्या कह रहा है, आप प्रश्न बनाते हैं, कह रहा है यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम, तो भाई मेरे यहां पर मान लेते हैं कि आर है, तो आर बराबर क्या हुआ, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर, ठीक है, आर, हाँ आर बटा मान लेते हैं R1 है ना, बराबर क्या हुआ, तो यू स्क्वायर अपॉन क्या मान लेते हैं वेग U1 स्क्वायर है, ध्यान में रखना भाई मेरे। अब क्या कह रहा है कि ये, ठीक है, ये वेग क्या हो गया, तो भाई दोगुना हो गया है, वेग को दोगुना कर दीजिए, तो वेग को दोगुना कर देते हैं, तो R अपॉन R1 है ना, बराबर क्या, तो यू स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये दोगुना वेग है, पहले के वेग का दोगुना, तो 2u का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 2u का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो भाई यहां डील कर लेते हैं इसको, तो r बटा R1 बराबर हो गया, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर। अब देखिए यू स्क्वायर को काट दीजिए, तो बच्चे R1 निकालना है, नया परास बराबर क्या हुआ, 4r हो जाएगा, यानी आपको पहले के परास का कितना गुना, तो 4 गुना हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी डायरेक्ट बना लेते यहां, ठीक है, रेंज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो रहा है, तो अगर वेग 2 गुना हुआ तो भाई 2 दूनी 4, 4 गुना आपको क्या होगा, परास हो जाएगा। तो सरल सवाल है, एकदम सरल सवाल है भाई मेरे, और 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको 2 बातें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी बच्चे, क्या, तो आपको ये बातें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अगर, ठीक है, आप आर मैक्स की बात करें, तो आर मैक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, कितने डिग्री के कोण पर, तो भाई मेरे 45 डिग्री के कोण पर, अल्फा का मान 45 डिग्री। अब देखिए अगर हाइट मैक्सिमम की बात करें तो ये होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, और ये क्या होगा, कितने डिग्री के कोण पर, तो आपको 90 डिग्री के कोण पर। अब देखिए यदि आपको आरएमएक्स निकालना होगा, तो आरएमएक्स निकालना होगा, हाइट मैक्सिमम दिया हुआ होगा, तब क्या करेंगे भाई, एच मैक्स, है ना, एच मैक्स याद रखना है कि एच मैक्स बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए आरएमएक्स बराबर आप कर सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी है, या आप एच मैक्स बराबर क्या कर सकते हैं, तो यहां देखिए एच मैक्स बराबर आप कर सकते हैं कितना, तो भाई मेरे याद रखना है कि ये देखिए यू स्क्वायर बटे जी इंटू 1/2 कर लीजिए, और ये देखिए यही आर मैक्स है, आर मैक्स अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। तो भाई अगर एच मैक्स निकालना है और आर मैक्स दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 2 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइट मैक्सिमम कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, आर मैक्सिमम कितने डिग्री पर, परास कितने डिग्री पर, तो ठीक है आपको याद रखना है 45 डिग्री के कोण पर, और अगर एच मैक्स या आर मैक्स कोई भी एक दिया हुआ है तो आपको दोनों निकालना बड़ा सरल है, भाग दे देंगे 2 से, तो आपको एच मैक्स निकल जाएगा आर मैक्स में, और आर मैक्स अगर निकालना है तो एच मैक्स को 2 से गुना कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो आसान सवाल है भाई, है ना। चलिए ये जरा प्रश्न देखिए कितना लाजवाब सवाल है। यहां देखिए क्या कह रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है ना। अभी मान लीजिए कि ये बोर्ड लगा हुआ है, कल भी आएंगे ये बोर्ड लगा हुआ ही रहेगा, और ये किसके कारण होगा, तो भाई द पाइल ऑफ बुक्स केप्ट ऑन द टेबल डजंट मूव बिकॉज ऑफ, तो इनर्शिया के कारण ये मूव नहीं करेगा। अब देखिए, अब बच्चे इनर्शिया, जड़त्व, अब जड़त्व क्या है ना, जड़त्व क्या है, तो जड़त्व बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया है क्या, तो इनर्शिया जो है ना, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं इनर्शिया है क्या। इनर्शिया जो है ये वस्तु का आंतरिक गुण है, याद रखना, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, वस्तु का आंतरिक गुण है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसा गुण, तो भैया ये आंतरिक गुण है, वस्तु का आंतरिक गुण है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। बोले कि सर इंटरनल प्रॉपर्टी जब है तो ये
क्या करेगा, है ना, ध्यान में रखना, आंतरिक गुण है, ये वस्तु का आंतरिक गुण है। कौन सा गुण है? तो इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब यदि आंतरिक गुण है तो ये क्या करेगा? तो ये देखिए, ये कोई बॉडी है ना, ध्यान में रखना बच्चे, ये बॉडी है, बॉडी पर ये हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स का विरोध करेगा, यानी वह गुण जो ठीक वस्तु पर लगने वाले बल का विरोध करेगा। इस गुण को, ये जो वस्तु का गुण है, मान लीजिए प्रॉपर्टी है इनर्शिया, यानी इनर्शिया जो है वस्तु पर आरोपित बल का विरोध करता है, यानी किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो वस्तु पर आरोपित बल का विरोध करेगा, इसे ही आप क्या कहेंगे? तो जड़त्व कहते हैं। याद रखना भाई मेरे, मैंने क्या कहा कि यह ठीक है, यह वस्तु पर आरोपित बल का, एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु पर आरोपित बल का विरोध करता है, एकदम ध्यान में रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी इट अपोजेस द, ठीक है, अपोजेस द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यह वस्तु पर आरोपित बल का विरोध करता है ना, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बल का विरोध करता है, ये याद रखना है, यानी इट अपोजेस द, ठीक है, अपोजेस द फोर्स अप्लाइड ऑन टू द बॉडी, विरोध करता है, ध्यान में रखना बच्चे, है ना, विरोध करेगा। तो यहां देखिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? तो ये हटने का विरोध कौन कर रहा है? तो आपको इनर्शिया कर रहा है, ये हटेगा ही नहीं, है ना, जब तक आपने फोर्स लगाया, जब तक फोर्स क्या करेगा, उसको सहन कर सकता है, ठीक है। और ये किसके अनुसार होगा? तो भाई मेरे, इनर्शिया जो होता है ना, एकदम याद रखना, इनर्शिया जो है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, याद रखना है, जितना बड़ा मास बॉडी का होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। यानी इनर्शिया का प्रॉपर्टी कौन होता है? बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जड़त्व का गुण, है ना, जड़त्व का गुण कौन है? तो जड़त्व का गुण है आपको द्रव्यमान, याद रखना, द्रव्यमान जो है आपको जड़त्व का गुण होता है, यानी इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास, है ना, याद रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो भाई मेरे, जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, ध्यान में रखना, जड़त्व के बारे में बराबर क्वेश्चन पूछता है, बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था, एकदम ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो गैलीलियो ने बताया था, किसके बारे में? तो जड़त्व के बारे में। और जड़त्व के बारे में याद रखना है, गैलीलियो ने बताया था और इसका सिद्धांत दिया था, ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत आपको न्यूटन ने दिया था। जड़त्व का सिद्धांत याद रखना बच्चे, जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया? तो जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया प्रोवाइडेड बाय न्यूटन, ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना। तो यहां से क्या सीखे? जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है, यानी यह वस्तु पर आरोपित बल का विरोध करेगा। और जड़त्व का गुण क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान होता है। और जड़त्व कितने प्रकार का होगा भाई मेरे? तो जड़त्व जो है, इनर्शिया जो है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होगा? अब आपको बच्चे याद रखना, इनर्शिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हुआ आपको विराम का जड़त्व, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, विराम का जड़त्व, बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, विराम का जड़त्व। दूसरा क्या है? तो गति का जड़त्व, है ना बच्चे, गति का जड़त्व, यानी विराम का विरोध किया तो विराम का जड़त्व हो गया, गति का विरोध किया तो गति का जड़त्व हो गया, यानी वस्तु गति में अगर है तो आपको, ठीक है, लगने वाला जड़त्व होगा, क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व। अब देखिए, तीसरा नंबर होता है दिशा का जड़त्व, याद रखिएगा, आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, दिशा का जड़त्व होता है। यानी जड़त्व कितने प्रकार के? तो देयर आर 3 types of inertia. First is inertia of rest, second is inertia of motion and third is inertia of direction. तो बच्चे ये एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? जड़त्व हो जाएगा। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम याद रखना है कि जड़त्व कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए, अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुक जाता है? तो भाई साहब, ठीक है, आपको पता है, व्हाई डज द रनर लीन टू द लेफ्ट, ठीक है, एट द टर्न while रनिंग ऑन द ट्रैक। ये देखिए, ट्रैक पर मूव कर रहा है, ट्रैक पर मूव कर रहा है, ये ट्रैक है, ऐसे घूम गया, है ना, ट्रैक पर घूम गया, एक देखिएगा लेफ्ट मूव करेगा, तो मूव करेगा तो ये देखिए, आपको पता है कि जैसे ही सर्कुलर ट्रैक आएगा तो वहां पर वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जो उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो ध्यान में रखना बच्चे कि धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर जैसे ही मोड़ लेगा तो वृत्त के केंद्र की ओर वहां पर कौन सा बल लगा? तो अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण वह क्या होगा? तो हल्का सा झुक जाता है। अगर वो नहीं झुकेगा तो क्या होगा? तो वृत्त के अंदर गिर जाएगा, उस सर्कुलर ट्रैक पर वो गिर जाएगा। क्योंकि याद रखना है भाई मेरे कि अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, आपको किसको? धावक को, किसको बच्चे? तो धावक को, हाँ, केंद्र की ओर खींचेगा, केंद्र की ओर खींचेगा, है ना, केंद्र की ओर खींचेगा बच्चे, है ना। ये इट पुल्स द, ठीक है, पुल्स द
आपको रनर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल, जिसके कारण क्या होगा, खींचेगा, याद रखना बच्चे, इसको खींचेगा अपने केंद्र की ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, तो आपको पता है कि वो झुकाव को बढ़ाएगा, झुकाव बढ़ाएगा, और यहां पर झुकाव बढ़ाएगा। और झुकाव के लिए भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला झुकाव बढ़ाएगा, ये झुकाव भी कितना होना चाहिए, तो भाई साहब ये होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, याद रखना है टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी से वह अपने आप को झुकाएगा। अगर नहीं झुकाएगा तो वह ट्रैक के अंदर गिर जाएगा, किस बल के प्रभाव के कारण, तो भाई साहब अभी केंद्रीय बल के प्रभाव के कारण वह क्या होगा, तो आपको हल्का सा झुकाव करेगा। और ये कितने एंगल से झुकेगा, तो ध्यान में रखना है कि थीटा बराबर टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब देखिए यदि वेग ज्यादा होगा, ध्यान में रखना है, वेग अगर ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई उसको झुकाव अधिक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ट्रैक के अंदर गिर जाएगा। अगर त्रिज्या अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा, अगर त्रिज्या अधिक होगा, ये देखिए रेडियस को अगर वो दूर से काट रहा है अपने आप को, तो आपको थीटा का मान क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब कम करना पड़ेगा। अगर नहीं झुकाव कम करेगा तो वो ठीक है वृत्त के अंदर गिर जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुक जाता है, तो ध्यान में रखिएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण झुक जाता है। और कल भी मैंने कराया था कि अभिकेंद्रीय बल जो है ना, यह वास्तविक बल है। कौन सा बल है, तो दिस इज रियल फोर्स, वास्तविक बल है, जिसके कारण आपको ये रियल फोर्स है। यदि वृत्तीय पथ है, यदि सर्कुलर पाथ है, यदि घुमावदार ट्रैक है, तो यह बल लगेगा ही लगेगा। बिना इस बल के आप सर्कुलर ट्रैक पर मूव नहीं कर सकते हैं। तो यह भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बच्चे, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु का भार काम करता है, जिसको mg कहते हैं। संतुलन एवं बल के कारण, तो यहां बैलेंस्ड फोर्स का स्टेट होता है, समेशन ऑफ F बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब संतुलित बल की अवस्था होगी, संतुलित बल की अवस्था होती है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, आपको बल की अवस्था होती है। यदि बैलेंस्ड फोर्स के स्टेट की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, तो भाई साहब समेशन ऑफ F बराबर 0 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। और ये मैंने क्या कहा कि देखिए ये वास्तविक बल है, बिना इस बल के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किस पर, तो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम, कई बार आपने बनाया होगा कि एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है, तो उसके आवर्तकाल से क्या होगा। भाई साहब ये कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड एंड द मास ऑफ इट्स बॉब इज हाफ्ड। बच्चे आपको पता है कि पेंडुलम का आवर्तकाल दो ही कारक पर निर्भर करता है। पेंडुलम का आवर्तकाल, एकदम ध्यान में रखिएगा, पेंडुलम का आवर्तकाल ये किस पर निर्भर करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन, याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर, तो दो ही फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला कौन फैक्टर है, तो ये लंबाई है, लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ होता है। ये देखिए इफेक्टिव लेंथ कहने का अर्थ क्या हुआ, तो ये देखिए ये बॉब का यहां पर है क्या, ये सेंटर है, और यहां से जो लंबाई होगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, है ना। इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई साहब जी पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और ये टाइम पीरियड क्या होता है, तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है ना, एल बाय जी होता है। यानी द्रव्यमान से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, ध्यान में रखना है। इस द्रव्यमान का कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है, तो लंबाई के दोगुना होने से मतलब है। अब देखिए क्या करेंगे, है ना भाई मेरे टी बराबर क्या हुआ, तो भाई साहब इसको डबल कर दिया गया है। तो T1 बराबर क्या किए, 2 पाई रूट अंडर, यहां देखिए 2L बटा क्या जी कर लीजिए, रूट 2 को बाहर निकाल लीजिए, रूट 2 इंटू क्या हुआ, तो 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, है ना। ये इसी का मान क्या है, तो इसी का मान है T, है ना। तो ये देखिए रूट 2 इंटू क्या हुआ T, यानी पहले के आवर्तकाल का रूट 2 गुना हो जाएगा, यानी पहले के आवर्तकाल का क्या हुआ, रूट 2 गुना हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है कि पेंडुलम का आवर्तकाल केवल और केवल दो ही फैक्टर पर निर्भर करता है, पहला लंबाई और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण, तीसरा कोई फैक्टर जानना ही नहीं है आपको। और ठीक है, अगर गर्मी बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, गर्मी बढ़ेगा तो आपको पता है कि लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा तो आपको आवर्तकाल का मान क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा और ये धीमा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपको घड़ी क्या होगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के मौसम में अगर ठंडा आ गया तो बच्चे ठंडा अगर बढ़ा तो आपको पता है कि लंबाई आपका क्या होगा, घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो आवर्तकाल आपका घट जाएगा और ये तीव्र हो जाएगा, घड़ी क्या होगी आपकी तीव्र हो जाएगी। अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, कहां पर, चंद्रमा पर, आपको पता है बच्चे चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है। तो जी का मान घटेगा तो लंबाई का मान क्या होगा, जी का मान घटेगा तो टाइम पीरियड का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये देखिए यहां भी चंद्रमा पर क्या होगा,
होगा, तो घड़ी धीमी हो जाएगी। घड़ी क्या होगी? धीमी। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घड़ी धीमा हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई में के बढ़ने से क्या होगा, ठंड के बढ़ने से क्या होगा, चंद्रमा पर जाने से क्या होगा। और अगर कृत्रिम उपग्रह में चले जाते हैं भाई मेरे, कृत्रिम उपग्रह में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में चले जाते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह में अगर चले गए तो आपको पता है कृत्रिम उपग्रह में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और टाइम पीरियड क्या होगा? आपको अनंत हो जाएगा और घड़ी कार्य करना बंद कर देगा। यह भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना है बच्चे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। समुद्र की लहरों में भंडारित होता है। अब देखिए चल रहे हैं समुद्र पर भाई साहब, समुद्र की लहरें, ये देखिए ये टाइड्स उठा, टाइड्स उठा, बड़ी तेज गति से टाइड्स उठ रहा है ना, टाइड्स उठ रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि तरल है। ये क्या है? तरल है भाई मेरे, ये तरल है। यानी तरल जो होता है ना, तरल, तरंग की बात नहीं कर रहे, तरल की बात कर रहे हैं, तरल की बात करें। समुद्र की लहर है, ये किसका लहर है? समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है, लहरें हैं, है ना। और ठीक है, समुद्र की लहरें यानी सी, ठीक है, सी टाइड्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड्स। ये टाइड्स है ना, या वेव्स या टाइड्स जो भी कहिए, ज्वार कहते हैं, और भी हिंदी करेंगे तो ज्वार कह देंगे, है ना। तो ये ज्वार अगर है तो मैंने कहा ये फ्लूइड है, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल है, और तरल है। और जब भी तरल होगा तो तरल का मूवमेंट, याद रखना, फ्लूइड्स का मूवमेंट में 3 प्रकार की ऊर्जा होंगी, याद रखिए बच्चे, ठीक है। तरल या फ्लूइड्स में कितना ऊर्जा? तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, एकदम याद रखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, ऊर्जा होती है, कौन कौन सा ऊर्जा होगा भाई? तो ऊर्जा होती है, पहला जो है ना प्रेशर एनर्जी होता है ना, आपको प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा होगा, एकदम याद रखिएगा, प्रेशर एनर्जी होगा, है ना। बर्नौली के थ्योरम के अनुसार किसी भी तरल में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। पहला कौन? तो भाई मेरे प्रेशर एनर्जी। दूसरा कौन होगा? तो भाई ये भी देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, तरल मूव करेगा, गति करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और तीसरा एनर्जी क्या होगा? तो भाई मेरे ये भी आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका वैल्यू हो गया mgh, है ना, mgh, और इसका वैल्यू हो गया 1/2 mv², है ना। और क्या होगा? तो और हो जाएगा प्रेशर एनर्जी का वैल्यू होगा P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी, P जहां प्रेशर है और डेल्टा वी क्या है? आयतन है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, यानी यहां पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है। और ये देखिए बर्नौली का थ्योरम क्या करता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, प्लस आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, 1/2 रो वी स्क्वायर, और प्लस आपको पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा क्या होगा? नियत होगा। तो ध्यान में रखिएगा, समुद्र की लहरों में भी आपको 3 प्रकार की ऊर्जाएं भंडारित होती हैं। कौन कौन? तो आपको प्रेशर एनर्जी, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर मारिए आपको बी नंबर, तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। कह रहा विवर्तन पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज होता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो भाई साहब सबसे पहले तो विवर्तन जान लीजिए। आपको पता है विवर्तन का मतलब क्या हुआ? तो आपको तरंग का, किसका बच्चे? तरंग, तरंग मतलब वेव होता है, वेव का, है ना, वेव का, तरंग का क्या करना? तरंग का अवरोध के किनारों से मुड़ना, अवरोध के किनारे से मुड़ना, ध्यान में रखिएगा। यानी ठीक है, आपको द बेंडिंग ऑफ, क्या? द बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू ऑब्स्टेकल, ठीक है, तरंग का अवरोध के किनारे से मुड़ना, इसी घटना को आप क्या कहते हैं? किनारे से मुड़ना। इसी घटना को आप क्या कहते हैं भैया? इसी घटना को आप कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, इस घटना को आप विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंज उत्पन्न होता है ना, फ्रिंज उत्पन्न होता है, तो आप याद रखना फ्रिंज, फ्रिंज जो उत्पन्न होगा, है ना, फ्रिंज जो उत्पन्न होता है, पैटर्न बोलते हैं ये पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न जो उत्पन्न होता है ना, जब तरंग मुड़ेगा तो एक पैटर्न उत्पन्न होता है जिसको फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। और ये फ्रिंज पैटर्न जो होता है भाई साहब, ये क्या होगा? तो ये लैम्डा, यानी तरंग का फ्रिंज का विड्थ की बात कर रहे हैं, तरंग का लैम्डा है ना, उसके बाद क्या है? तरंग का तरंगदैर्घ्य है, गुना क्या हुआ? तो भाई मेरे आपको पैटर्न, ये देखिए स्रोत से दूरी हो गया, अब बटा क्या हुआ? चौड़ाई होगा, फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। तो ध्यान में रखिएगा
कि विवर्तन पैटर्न या फ्रिंज की चौड़ाई जो है, ध्यान रखना बच्चे, फ्रिंज की चौड़ाई जो है ना, ये किस पर निर्भर करता है? तो फ्रिंज की चौड़ाई याद रखना है, फ्रिंज की चौड़ाई है ना, ये जो पैटर्न प्राप्त होगा फ्रिंज की चौड़ाई, ये किस पर निर्भर करेगा? तो भाई साहब ये निर्भर करेगा तीन चीज पर। पहला वेवलेंथ ऑफ ठीक है वेव्स, दूसरा आपको ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, और तीसरा है क्या? तो स्लिट की चौड़ाई। ये देखिए ये आपका स्लिट है, ध्यान में रखना बच्चे, ये आपका स्लिट है, यहां से प्रकाश की किरण निकली और ये क्या हुआ? तो ये बैंडिंग होगा, आगे जाकर के ये बैंडिंग होगा और ये पैटर्न उत्पन्न करेगा यहां पर, है ना, पैटर्न उत्पन्न करेगा। और ये जो पैटर्न उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ? तो भाई मेरे स्लिट की चौड़ाई की बात कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य गुना डी अपॉन ए है, जहां लैम्डा क्या है? तो बच्चे ये है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या तरंग का तरंगदैर्घ्य, ध्यान में रखिएगा दोनों तरंग इसको पालन करता है, तरंग का ठीक है तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है। दूसरा क्या है? डी क्या है? तो स्रोत से दूरी, याद रखिएगा स्रोत से दूरी है ना, सोर्स से आपको डिस्टेंस है। और ए क्या है? तो बच्चे ये स्लिट की चौड़ाई है, स्लिट की चौड़ाई होती है। अब देखिए अब क्या बात कर रहे हैं, है ना, स्लिट की चौड़ाई होती है, यानी आपको स्लिट का आपका विड्थ हो गया। ये तीन बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। अब क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्या हुआ? देखिए नीचे है ना, नीचे है, ये फ्रिंज का चौड़ाई कहां पर है? तो भाई मेरे ये देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, और यहां पर ये स्लिट का जो ठीक है चौड़ाई है वो ए है ना, तो यहां फ्रिंज की चौड़ाई मान लेते हैं क्या है? डी है, और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या हुआ? ए हो गया, है ना। और जितना ज्यादा स्लिट की चौड़ाई अधिक होगी उतना ही आपको फ्रिंज का विड्थ क्या होगा? आपका कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, स्रोत से अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ध्यान में रखना है स्लिट की चौड़ाई के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे, तो एकदम याद रखना है ये क्या हो जाएगा कि स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बोलिए कि सर ये फॉर्मूला कहां से लाए आप? तो ए साइन थीटा, ध्यान में रखिएगा ए साइन थीटा, जितना स्लिट की चौड़ाई है गुना साइन थीटा बराबर होता है एन लैम्डा, है ना, एन लैम्डा होता है। और यहां से आपने निकाल लिया क्या बच्चे कि आपको एन लैम्डा होता है, और यहां से आपने निकाल लिया, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे ए साइन थीटा एन लैम्डा के आधार पर हमने क्या किया है? तो आपको ये फॉर्मूला ठीक है मेजर्ड आउट किया है। तो ये बातें याद रखिएगा कि विवर्तन पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई आपको स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को बच्चे, क्या कि ये देखिए विड्थ ऑफ द ये विड्थ ऑफ द ठीक है आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न है, विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है, बहुत अच्छी बात है, विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना। और डिफ्रैक्शन पैटर्न ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि ये बराबर होता है क्या? तो भाई मेरे ये होता है डी स्रोत से दूरी, और लैम्डा अब बटा क्या हो जाएगा? ए होगा, जहां ए आपको क्या है? तो फ्रिंज बात है स्लिट की चौड़ाई है बच्चे। तो ध्यान में रखेगा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। एक चीज और, ठीक है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन एट फर्स्ट? तो बच्चे आपको याद रखना गेरी माल्डी, फेमस क्वेश्चन है आपके बीपीएससी का, गेरी माल्डी ने सबसे पहले आपको दिया था किसके बारे में बताया था? तो डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, गेरी माल्डी ने बताया था, एकदम याद रखिएगा। और डिफ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? तो डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, याद रखना है, ठीक है। विवर्तन कितने प्रकार के? तो भाई मेरे विवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होगा। मैंने क्या कहा कि डिफ्रैक्शन कितने प्रकार के? तो भाई साहब दो प्रकार के। पहला होता है कौन? तो भाई मेरे इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रेस्नेल है ना, फ्रेस्नेल याद रखिएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं, हॉफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार का डिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए सर, बोलिए कि सर ये किसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, किसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर? याद रखना है बराबर आपसे को, अगर डिस्टेंस क्या हो, सोर्स का डिस्टेंस, याद रखिएगा सोर्स की दूरी या स्रोत की दूरी फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब परिमित हो, स्रोत से दूरी, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, स्रोत से दूरी अगर क्या होगा? तो भाई मेरे परिमित हो, फाइनाइट हो, है ना, फाइनाइट हो, तो अब जो डिफ्रैक्शन बनेगा, जो पैटर्न बनेगा, डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रेस्नेल बोलेंगे। अगर स्रोत क्या हो, स्रोत से दूरी अनंत हो, ध्यान में रखना, स्रोत से दूरी अगर आपका क्या हुआ तो भाई मेरे ये क्या हुआ? इनफिनाइट हो गया, इनफिनाइट हो गया, फाइनाइट नहीं होगा, इनफिनाइट यानी अनंत हो गया, अनंत हो गया। तब क्या होगा? तो तब आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी डिफ्रैक्शन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के
होते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो गेरिमाल्डी ने बताया था। तो ये सब क्लियर रखिए, क्योंकि इस बार जो आपको एग्जाम होगा वो थोड़ा सा हट करके होगा, वहां पर इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ध्यान में रखिए भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं क्या हमारा है। ये देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना बच्चे, फाइनाइट और इनफाइनाइट, चलिए एकदम याद रखना है। अब देखिए जरा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। हाँ, एकदम सिंपल है भैया मेरे, ठीक है। हाँ, आपको जितने भी भाई लोग हैं एकदम गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और देखिए किस तरह से सर बना रहे हैं क्वेश्चन को। ये देखिए बड़ा मजेदार है एकदम। बंधु मेरे, आप सबसे गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ठीक है, आप अपने मित्रों दोस्तों को बोलिए कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं मजेदार तरीके से। ये देखिए एक इक्वेशन ले रहे हैं और ये इसको कंपैरिजन करेंगे इससे। y बराबर a साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस क्या के एक्स। ये देखिए एक इक्वेशन ले ली, है ना, बहुत अच्छी बात है भाई मेरे। अब क्या करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि ये देखिए ओमेगा टी है ना, और इसको अंदर ले लेते हैं भाई मेरे। ये 2 पाई अपॉन 3/2 ये गुना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा होना चाहिए। तो ये देखिए ओमेगा टी बराबर क्या हो गया, तो भाई मेरे इस इक्वेशन को कंपैरिजन पहले कर लेते हैं। ऐसे करते हैं भाई, इसको गुना करते हैं। y बराबर कितना, तो भाई 0.5 है इंटू साइन। अब देखिए ठीक है, इसको अंदर कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं किसको, 2 पाई, है ना, बटे कितना है, तो 2 पाई अपॉन 3.2 है, कोई बात नहीं। और इंटू क्या, 64t है, देखिए 64t है, माइनस क्या, तो 2 पाई अपॉन, ध्यान में रखना भाई मेरे, 2 पाई अपॉन 3.2, इंटू क्या हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x। ये देखिए इंटू एक्स, है ना। तो ये आपको अब कंपैरिजन कीजिए। अब देखिए इससे इससे कंपैरिजन करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप कंपैरिजन कर रहे हैं भाई मेरे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिए। अब देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, तो भैया एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा 0.5, है ना, याद रखना आयाम का मान कितना, 0.5। अब देखिए ओमेगा टी बराबर इतना, है ना, इतना आ गया। तो ओमेगा टी बराबर भाई क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन, ठीक है, क्या हुआ, 3.2 इंटू 64t। देखिए कितना मजेदार चीज है। अब देखिए भाई मेरे, अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर देना है, तुरंत आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, यहां देखिए, ठीक है, पॉइंट हटाए तो ऊपर कितना करना पड़ेगा, तो 10 करना पड़ेगा। 32 दूनी कितना, 64 हो गया भाई मेरे, ठीक है। ये हो गया 10 गुना 2 20, 20 दूनी 40, 40, ठीक है, पाई और टी, यानी आपको टी टी देखिए दोनों तरफ है, यानी ओमेगा बराबर कितना हो गया, तो 40 पाई। कोई दिक्कत नहीं भैया मेरे, अब सवाल आपका बन गया, है ना। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है भाई साहब, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन, है ना, जहां एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, याद रखना है एन क्या है, ये ठीक एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। तो एन बराबर क्या हो गया, तो एन बराबर हो गया 40 पाई, ओमेगा का मान वहां से ले लिए, अब बटा क्या, 2 पाई। देखिए भाई पाई पाई को काट दीजिए, 20 दूनी 40, यानी 20 हर्ज आपको निकल गया क्या, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कितना सरल है निकालना। आपको किसी चीज का मान आपको निकालने के लिए कहेगा तो कंपैरिजन कर लेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका है, तो भाई ये है, ठीक है। एसएचएम यदि बॉडी करेगा तो तरंग का ये क्या है, तो विस्थापन, तरंग का विस्थापन है। तरंग के विस्थापन से आप कंपैरिजन कर लीजिए और आप सवाल का आंसर निकाल दीजिए। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा 20 हर्ज। देखिए कितना सरल है सवाल बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। अच्छा, लेंज का नियम कह रहा है कि द लेंज क्री, ये देखिए क्या कर दिया, लेंज रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, भाई साहब एकदम याद रखना, ये एनर्जी पर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस्ड है। क्या है ये लेंज का नियम, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये देखिए क्या होता है, तो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान में रखना भाई मेरे, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हिंदी में क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हिंदी में क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एकदम याद रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एकदम याद रखिए बच्चे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और क्या कहा इन्होंने कहा कि देखिए, ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है कि माइनस, ध्यान में रखिएगा बच्चे, माइनस क्या होगा, तो भाई ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के विपरीत होगा, है ना। ये क्या है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि फैराडे का, है ना, फैराडे का क्या है भाई, तो फैराडे का
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकेंड लॉ है। ध्यान में रखना बच्चे, सेकेंड लॉ यही कहता है। कह रहा है क्या कि देखिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होगा, विपरीत होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स, याद रखना बच्चे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के विपरीत होता है, माने परिवर्तन की दर के विपरीत होता है। एकदम ध्यान में रखिए, परिवर्तन की दर है ना, याद रखना, ये माइनस बताता है कि ये विपरीत होता है। अब क्या बात कर रहे हैं, फैराडे के द्वितीय चुंबकीय प्रेरण के नियम को लेंज का नियम कहते हैं। ध्यान में रखें बच्चे, फैराडे के द्वितीय चुंबकीय प्रेरण के नियम को आप कौन सा नियम कहेंगे, तो लेंज का नियम कहते हैं, लेंज लॉ कहा जाता है। और ठीक है, ये लेंज का नियम बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है ना, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत होता है। यानी ठीक है, जिस परिवर्तन के कारण यह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वह उस परिवर्तन का विरोध करता है। यानी क्या कह रहे हैं कि देखिए चुंबकीय, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एकदम याद रखना बच्चे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, याद रखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या कह रहा है कि उस कारण का विरोध करता है, बल उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है। ध्यान में रखिएगा, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, करता है, विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। एकदम याद रखिएगा, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो तीन बातें यहां से सीखे, उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तीन बातें यहां से आप सीखे। पहला क्या सीखे, पहला सीखे कि लेंज का नियम, फैराडे के द्वितीय चुंबकीय प्रेरण के नियम को लेंज का नियम कहते हैं। फिर आपने सीखा क्या कि देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, इसीलिए नेगेटिव साइन आपने दिया है, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए देखिए कितना अच्छा सवाल है। आवेश क्या होता है भाई मेरे, चार्ज क्या होता है, तो याद रखिएगा चार्ज Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, यानी किसी वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संख्यात्मक गुणनफल आवेश होता है। तो याद रखना बच्चे, संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप संवेग कहते हैं। P बराबर क्या हुआ, mv। तो कोई बात नहीं है, आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए मजेदार सवाल है। हाँ, उसी का दुश्मन, आज हमसे पढ़ लिया, नौकरी हो गया, कल अरे शशांक सर क्या बेकार, बहुत बेकार पढ़ाते हैं। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट देखिए भाई मेरे। अब पिताजी को बोलेगा आप किए क्या है मेरे लिए, है ना, 44 साल का हो जाएंगे पिताजी, पिताजी हो गए, मान लिया आप हो गए 44 साल के, अब पिताजी हो गए 88 साल के। पता चला क्या कि पिताजी का कुछ करेगा ही नहीं। हाँ ये देखिए ये क्या है भाई साहब, यहाँ कह रहा है कि शक्ति ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, पावर ज्ञात करें, पावर निकालना है। तो P बराबर होता है V² अपॉन R, P बराबर होता है V इंटू आई, P बराबर होता है I²R, यही होता है, ये फॉर्मूला है अलग अलग तरह से। आपको यहाँ दिया हुआ विभवांतर दिया हुआ है ना, तो P बराबर है विभवांतर का वर्ग, विभवांतर मतलब पोटेंशियल का वर्ग, विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध है भाई, ये प्रतिरोध है, गुना कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई साहब। विभवांतर दिया 12 वोल्ट, तो 12 गुना 12, और क्या हुआ, प्रतिरोध दिया 4, 4 दिया 12 है ना, 12 दिया 36, यानी 36 आपको क्या हुआ, वॉट हो जाएगा। 36 आपको क्या होगा, वॉट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 36 वॉट। कुछ नहीं है, सवाल में कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, यह भी सरल सवाल है। पहले तो आप सभी बच्चों को पता है परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप कई बार मैंने कहा है, परम शून्य ताप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, ठीक है, आपको जीरो टेम्परेचर, है ना, ये होता है। भाई याद रखना है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये कितना होगा, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बात करें, केल्विन, तो 0 केल्विन, ओके नहीं है, 0 केल्विन है ना। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो याद रखना -469.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पर क्या होगा भाई, एकदम ध्यान में रखना है कि इस तीनों पर क्या होगा, तो याद रखना है सबसे पहले, है ना, गैसों का, है ना, क्या बच्चे, तो गैसों की गति, है ना, गैसों की गति, गैसों की, याद रखना बच्चे, गैसों की गति मतलब मोशन, गति शून्य,
याद रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। गति शून्य हो गया तो काइनेटिक एनर्जी शून्य, ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी वह तापमान जहां पर किसी गैस का गति शून्य हो जाए, काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाए, ऐसे तापमान को आप कौन सा तापमान कहते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कांसेप्ट किसने दिया था, तो याद रखना है कि आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया था चार्ल्स ने, और इसका जो कांसेप्ट दिया था आपको याद रखना रॉबर्टसन ने दिया था, है ना, आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। आपको रॉबर्टसन ने इसके बारे में बताया था, एवोगाड्रो ने बाद में इस पे कैलकुलेशन किया था। तो चार्ल्स ने ठीक है इसका ठीक है मान ज्ञात किया था, ध्यान में रखिएगा, इसका मान ज्ञात किया था चार्ल्स ने, सबसे पहले ज्ञात किया था। और ये चार्ल्स का नियम है। और चार्ल्स ने कहा कि देखिए कोई भी गैस है उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ खींचिएगा तो आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस पर इसका कंप्लीट जो आयतन होता है वो भी शून्य हो जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे कि इस पर क्या हो गया, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए, अरे बाबा ठीक है, अपने चोर चोरी से न जाए, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है वो कि गुड़िया जी आप भी शादीशुदा हैं। अरे बाबा, ठीक है, खूंखार बच्चा सब है, हम क्या कहेंगे। चल यहां देखते हैं, यदि एक ठीक है खूंखार सब है रे, नौकरी कर ले तब जाकर के खोजना, तुम क्या खोजेगा, तुम्हारे लिए ढूंढ देगा लोग, अपने परिवार में माता पिता ढूंढ देंगे, चक्कर में मत पड़। यदि एक क्षण चुंबक को लंबाई में 3 भागों, अच्छा आपको पता है कि एक क्षण चुंबक है ना, और ठीक है हमेशा इसमें क्या होता है, तो दो पोल होता है, और जैसे इसको तोड़ देंगे तो आपको पता है 3 भाग में तोड़ दीजिए तो 3 ठो पोल हो गया, है ना, याद रखना, नॉर्थ साउथ, इसमें भी ठीक है दूसरा टुकड़ा में भी नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा। तीसरे टुकड़े में भी नॉर्थ और क्या होगा, साउथ हो जाएगा। भाई साहब ये तीनों टुकड़े में अलग अलग आपको ठीक है क्या हो जाएगा, तो ये ध्रुव हो जाएंगे। तो कुल ध्रुवों की संख्या तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा ध्रुवों की संख्या। ध्यान में रखिएगा कि जितना टुकड़ा उतना ही 2 ध्रुव। याद रखना है कि चुंबक में, है ना, चुंबक में हमेशा कितने होते हैं, हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा कितना ध्रुव होगा, तो देयर आर 2 पोल्स इन अ मैग्नेट, ऑलवेज हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक को याद रखना है, चुंबक को क्या करने पर, चुंबक को टुकड़ा करने पर, ठीक है, टुकड़ा करने पर भी ठीक है ये ध्रुव विद्यमान रहते, करने पर भी ठीक है क्या होगा, हमेशा उन टुकड़ों में 2 ध्रुव विद्यमान रहता है। यानी ये क्या है, तो भाई मेरे ये ठीक है आपको पोल थ्योरी है। पोल थ्योरी के अनुसार चुंबक का पोल कभी भी ठीक गायब नहीं होगा, जितना भी टुकड़ा कर दीजिए उतना ही टुकड़ा रहेगा बच्चे, उतना ही टुकड़ा उसमें क्या होगा, ध्रुव, 2 ध्रुव हमेशा रहेगा। यानी हमेशा चुंबक को टुकड़ा करने पर हमेशा 2 ध्रुव विद्यमान रहेंगे, ठीक है, 2 ध्रुव विद्यमान रहेंगे, है ना, याद रखना 2 ध्रुव विद्यमान रहेंगे। हाँ भले चुंबकीय क्षमता आपको घट जाएगा, विद्यमान बच्चे विद्यमान रहेंगे, एकदम याद रखिएगा, विद्यमान रहेंगे, है ना, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रहेंगे। कभी भी आपको तीसरे ध्रुव की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यानी चुंबक को अगर काट देंगे तो एकल ध्रुव की कल्पना आप नहीं कर सकते, केवल नॉर्थ ही होगा, केवल साउथ ही होगा, तो एकल ध्रुव कभी भी होता ही नहीं है। ध्यान में रखना है, एकल ध्रुव नहीं होता, एकल ध्रुव नहीं होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या एकल ध्रुव होता है, नहीं होता है भाई, कभी भी एकल ध्रुव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। करें एक झूलते पुल पर होकर गुजरने वाले सैनिकों के दल को ठीक आदेश दिया जाता है, तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ क्या है, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है और वह ठीक है लटकते ब्रिज, ये देखिए ये ब्रिज है ना, इस पर से गुजरने का सलाह देते हैं। ये देखिए कदम ताल करता हुआ जा रहा है, तो क्या होगा, रेजोनेंस के कारण, ध्यान में रखना बच्चे, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण है ना, अनुनाद के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, पुल के गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान में रखिएगा, अनुनाद के कारण क्या होगा, पुल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, पुल के गिरने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। गिरने की संभावना, अगर कदम ताल करते हुए चला गया उसको, संभावना बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, है ना। और उस संभावना को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, तो सोल्जर को क्या कहते हैं, कदम तोड़कर चलने की सलाह देते हैं। भाई मेरे कि आप रेजोनेंस उत्पन्न मत कीजिए। अब ये देखिए रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजोनेंस,
व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस या अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है? तो अनुनाद या रेजोनेंस एकदम सिंपल है। क्या होता भाई? तो ध्यान में रखिएगा कि वस्तु में, है ना, वस्तु में आपको वस्तु में बल के आरोपण के कारण, किसके कारण? बल के आरोपित होने के कारण उत्पन्न आवृत्ति, बल के आरोपित होने के कारण, कोई बॉडी है उस पर आपने बल आरोपित किया, बल आरोपित होने के कारण उत्पन्न आवृत्ति, उत्पन्न आवृत्ति। ध्यान में रखना बच्चे, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू द बॉडी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, फोर्स जैसे ही अप्लाइड हुआ तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा बॉडी के, और बराबर अगर ठीक क्या होगा तो बच्चे प्राकृतिक आवृत्ति, वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, प्राकृतिक आवृत्ति, तो क्या होगा? इसी घटना को आप कहते हैं अनुनाद। ये देखिए, ये मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी एन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, जब आपने फोर्स लगाया है, और ये फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बच्चे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इसी घटना को अनुनाद कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। एकदम याद रखिए, तानसेन गाना गाया, है ना, तो गाने की आवृत्ति कांच के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो गया तो कांच आपको टूट जाएगा। पुल पर कदमताल करते हुए सैनिक गुजरा, ठीक है, आपको कदमताल के कारण उत्पन्न आवृत्ति आपको, ठीक है, पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गया, पुल गिर जाएगा। रेडियो आप बजा रहे हैं, रेडियो के स्टेशन से आपने सिग्नल को छोड़ा है और ये रेडियो का मीटर घुमाए, तो मीटर घुमाने के कारण जो आवृत्ति है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आपको प्रणोदित कंपन है ना, फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है, ये अगर बराबर हो जाएगा, क्या सिग्नल छोड़ा गया है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो आपको क्या होगा? रेडियो खूब अच्छे से बजने लगेगा। तो ये घटना किस पर आधारित है? तो ये सभी अनुनाद हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अनुनाद के कारण आपको क्या किया जाएगा? तो कदम ताल को तोड़ करके सलाह दी जाती है, आप उस पर चलें, जिससे क्या होगा कि आपको रेजोनेंस उत्पन्न नहीं होगा और आपका पुल टूटने से बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? अच्छा, जॉन डाल्टन ने ध्यान में रखना है, जॉन डाल्टन ने क्या दिया? तो परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, याद रखना बच्चे। डेमोक्रिटस ने परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। सबसे पहले किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। क्या दिया? पहला नियम ध्यान में रखना बच्चे, परमाणु क्या है? तो बच्चे परमाणु जो है, ठीक है, परमाणु याद रखना है, ठीक है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, याद रखिएगा, तत्व का सबसे छोटा कण है। ये कहा किसने? तो जॉन डाल्टन, सबसे छोटा कण है, बहुत अच्छी बात है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, ये कहा आप जॉन डाल्टन ने। दूसरा क्या कहा कि देखिए, ठीक है, समान, ठीक है, तत्व का परमाणु, समान तत्व का परमाणु का गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। समान तत्व का परमाणु क्या होगा? गुणधर्म समान, गुणधर्म समान, गुणधर्म समान। और विपरीत तत्व का परमाणु गुणधर्म भिन्न होगा, याद रखना, विपरीत तत्व का परमाणु, विपरीत तत्व का परमाणु गुणधर्म भिन्न होगा। तत्व का परमाणु का गुण क्या होगा? डिफरेंट होगा, परमाणु गुण भिन्न होगा, गुण भिन्न होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, गुण भिन्न होता है, याद रखिएगा। अब फिर इन्होंने क्या कहा? तीसरा इन्होंने कहा कि देखिए परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो है अविभाज्य होता है। ये देखिए, बड़ा परमाणु, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कहा इन्होंने। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कहा इन्होंने। अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कहा इन्होंने, भाग लेता है। और लास्ट इन्होंने, ठीक है, आपको कह दिया कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, ये कह दिया। गलत कहा इन्होंने, परमाणु अविभाज्य होता है। आजकल परमाणु बहुत सारे भागों में तोड़ा जा चुका है, परमाणु अविभाज्य है, ये कह दिया किसने? तो इन्होंने, जॉन डाल्टन ने कहा। अब देखिए, अब एक एक तरफ से बात कीजिए बच्चे, हम ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, इसी को कहा जाता है परमाणु, एटम कहते हैं। यानी सभी तत्व छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है, ये कहा जॉन डाल्टन ने। देखिए, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यह भी कहा जॉन डाल्टन ने कि समान तत्व के परमाणु के गुणधर्म और रासायनिक गुण सब समान होगा, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का गुणधर्म क्या होगा? भिन्न होगा। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, यह गलत है बच्चे। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होगा?
तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 अनुपात होगा, 1:2 में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। यह कहा किसने? तो जॉन डाल्टन ने कहा। ध्यान में रखिएगा, जॉन डाल्टन ने यह बात कहा, यानी पहला सही, दूसरा सही, तीसरा आपको गलत हो गया भाई मेरे, है ना। पहला और दूसरा सही, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, और जैसा मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लेना है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। चलिए, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अच्छी बात है भाई, है ना। दो चीज का परीक्षण आपको एकदम याद रखना है। पहला क्या? तो एक आयोडीन परीक्षण, ध्यान में रखिए बच्चे, आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण क्या होता है इसमें? आयोडीन परीक्षण में आपको पता होनी चाहिए कि या तो सोडियम आयोडाइड, है ना, या पोटेशियम आयोडाइड का घोल किस पर डालेंगे? तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का घोल स्टार्च पर डालेंगे। स्टार्च पर कैसा हो जाएगा? तो बच्चे काला भूरा, है ना, काला भूरा। जैसे ही काला भूरा हो गया तो समझ जाइए क्या है? तो स्टार्च है। जैसे ही आयोडीन का घोल, इसको क्या बोलते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही आप डालेंगे किस पर? स्टार्च पर, तो काला भूरा हो जाएगा, और इसको आयोडीन परीक्षण कहते हैं। दूसरा परीक्षण देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं ब्यूरेट परीक्षण, है ना, ब्यूरेट परीक्षण, ब्यूरेट परीक्षण, ब्यूरेट परीक्षण, है ना। इसमें क्या होता है? तो ब्यूरेट परीक्षण जो है ये किसका किया जाता है? तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये किया जाता है प्रोटीन का। याद रखना बच्चे, प्रोटीन का किया जाता है। और ब्यूरेट में क्या होता है? तो दो चीज होता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और दूसरा क्या होगा? तो बच्चे कॉपर सल्फेट होता है। जैसे ही ये प्रोटीन पर डालते हैं तो प्रोटीन का कलर हो जाता है क्या? वायलेट, बैगनी हो जाता है, बैगनी कलर हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये पदार्थ प्रोटीन के बने हैं। ध्यान में रखना है। तो आपको दो बातें बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन परीक्षण किसका करते हैं? तो स्टार्च का करते हैं भैया। सेलुलोज या आप कहिए ग्लाइकोजेन या कोई अन्य पदार्थ, यह परीक्षण नहीं देगा। ध्यान में रखिएगा, आयोडीन परीक्षण केवल स्टार्च देता है, केवल स्टार्च। ये मत समझिएगा कि ठीक है सभी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड देगा। याद रखना, सेलुलोज या ठीक है आपको सेलुलोज या ग्लाइकोजेन ये परीक्षण नहीं देगा। ध्यान में रखना बच्चे, पर ग्लाइकोजेन ये परीक्षण नहीं देगा। केवल कौन देगा? तो केवल स्टार्च ये परीक्षण देता है। ब्यूरेट परीक्षण कौन देता है? तो प्रोटीन देता है। और मैंने क्या कहा कि ब्यूरेट में क्या होता है, किसका मिश्रण कराया जाता है? तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कॉपर सल्फेट का मिश्रण हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो क्या कह रहा है कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो आयोडीन परीक्षण करते हैं भाई। कहीं से कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये दोनों ध्यान में रखना, दोनों परीक्षण रेगुलर वे में आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो आयोडीन परीक्षण और ठीक है, चलिए, तो आयोडीन परीक्षण और ब्यूरेट परीक्षण ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अच्छा प्रश्न है। सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते। ये देखिए बड़ा गड़बड़ कर दिया भाई। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना, है ना। तन्यता का अर्थ होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है धातु के तार खींचना, धातु का तार खींचना। एकदम याद रखिएगा, धातु का तार खींचना, धातु का क्या खींचना? तार खींचना। इसको बोलते हैं क्या? तो डक्टिलिटी कहते हैं। और सबसे अधिक डक्टाइल वस्तु कौन है? तो सोना है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो भाई मेरे आपको चांदी है। तीसरे नंबर पर कौन है? तो भाई मेरे प्लेटिनम है। चौथे नंबर पर क्या है भैया? तो ये कॉपर है। पांचवें नंबर पर क्या है भैया? तो एल्युमिनियम है ना। तो ये डक्टिलिटी है, याद रखना, डक्टिलिटी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो सोना चांदी तन्य नहीं होते, ये गड़बड़ है, गलत दिया हुआ है। चलिए, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं, ये गड़बड़ है भाई। क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो गैस है और फास्फोरस जो है ठीक है ये अति क्रियाशील, याद रखना, अति क्रियाशील अधातु है ना। वायु में अपने आप जलने लगता है। अति क्रियाशील अधातु बोलते हैं भाई मेरे, अधातु है। क्योंकि आपको मैंने कहा कि ये हवा में स्वतः जलने लगता है। हवा में कौन फास्फोरस? तो पीला फास्फोरस स्वतः जलने लगता है। एकदम याद रखिएगा, स्वतः जलने लगता है। कौन? तो आपको याद रखना है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते, ये सही है। आपको मैंने कहा कि तन्यता का मतलब होता है धातु के तार खींचना। सबसे अधिक तन्य धातु में मैंने सोना को रखा है ना, सोना को रखा है। उसके बाद चांदी, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद कॉपर, इसके बाद लोहा भी होता है ना, लोहा। उसके बाद क्या हुआ? एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, Fe होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है क्वेश्चन।
ये देखिए बैच शुरू हुआ है, आप ले सकते हैं, भाई बहनों को करवा सकते हैं इसमें एडमिशन, बहुत अच्छा बैच है। यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 बहुत कम घनत्व वाला एक नरम चांदी जैसा धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और हवा में जल्द संचारित हो जाता है। जैसे परमाणु संख्या 3 कहा तो भैया पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है और सभी क्षार धातु है। ध्यान में रखिएगा सभी क्षार धातु। तो यहां से तो आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ 3 तो लिथियम हो जाएगा, है ना। ध्यान में रखना है कि ये देखिए प्रथम वर्ग का तत्व है, प्रथम वर्ग का तत्व, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। प्रथम वर्ग का तत्व कौन कौन है तो भाई साहब इसमें आ जाएगा लिथियम, है ना, उसके बाद आ जाएगा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम है। ध्यान में रखना है। और लिथियम ये क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा क्रियाशील धातु है, जल से उतना तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करता है या और लेकिन हवा से बहुत ज्यादा तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, इसीलिए इसको मोम में रखते हैं। याद रखना केरोसिन तेल में इसको नहीं रखा जाता है क्योंकि केरोसिन तेल पर भी ये डांस करने लगता है, तो मोम में रखते हैं। याद रखना बहुत ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसको मोम में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को आप किस में रखते हैं तो केरोसिन तेल में रखते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील है और केरोसिन तेल में रखते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, केरोसिन तेल में रखते हैं इसको, है ना, याद रखना है आपको। याद रखिए कि लिथियम का जो कलर होता है ना चांदी जैसा सफेद होता है, चांदी जैसा सफेद होगा, है ना, चांदी जैसा सफेद होता है, तो कहीं से भी दिक्कत नहीं है। याद रखना है कि लिथियम आपको यहां पर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, तो लिथियम आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम ये बहुत ज्यादा तीव्रता से जल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जिसकी वजह से ये जल हवा में जलने लगता है, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए, है ना। तो प्रथम वर्ग का तत्व किसको कहेंगे तो क्षार धातु। याद रखना अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षार धातु या अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। पीने के पानी की बोतलें और अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक में मौजूद होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि बिस्फेनॉल जो है ना ये हार्ड प्लास्टिक है ना, बिस्फेनॉल हार्ड प्लास्टिक, जैसे आपको पॉलीकार्बोनेट्स, याद रखना बच्चे, पॉलीकार्बोनेट्स बनाने में इसका यूज करते हैं, कार्बोनेट्स बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो जितना भी घर में बनाने में लाते हैं, जितना भी घर में आप क्या यूज करते हैं तो हार्ड बॉटल, याद रखिए बच्चे, हार्ड बॉटल देखिएगा कि हार्ड बॉटल यूज करते हैं। दो तरह का बॉटल घर में यूज होता है, हार्ड बॉटल, ठीक है। ये किसका बना होता है तो भाई मेरे, ठीक है, बिस्फेनॉल का, याद रखना बिस्फेनॉल का बना होता है ना, बना होता है। और एक बॉटल होता है जिसको हम क्या करते हैं तो यूज एंड थ्रो बॉटल होता है। ध्यान में रखिएगा कि पानी का बॉटल जो आप खरीदते हैं मार्केट से, तो देखिए पानी भरा हुआ बॉटल वो क्या होता है तो यूज एंड थ्रो या ठीक है आपको यूज एंड थ्रो बॉटल, वाटर बॉटल ये किसका बना होता है तो ये यूज एंड थ्रो वाटर बॉटल जो है ये बना होता है भाई साहब किसका, ये बना होता है पीईटी का, पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट का। याद रखना है पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट का बना होता है, पीईटी का बना होता है, पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट का, पॉलीइथिलीन इथिलीन, है ना, आपको टेरिप्थेलेट का बना होता है, पीईटी पेट। इसलिए देखिएगा कि ठीक है आपको टेरिप्थेलेट है ना, ध्यान में रखिएगा बच्चे, टेरिप्थेलेट का बना होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बिस्फेनॉल जो है ना यह हार्ड प्लास्टिक बॉटल बनाने में यूज होता है जो पॉलीकार्बोनेट्स बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। ट्राइफ्लोरीन ये कार्बन, आपको पता है कार्बन का क्या है तो कार्बन का, याद रखिएगा कार्बन का रवादार अपरूप है, कार्बन का रवादार यानी क्रिस्टलाइन, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का रवादार अपरूप होता है फ्लोरीन है बच्चे, है ना, अपरूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। और क्रोम एलम, एक तरह से क्रोम एलम जो है ठीक है ये डबल सॉल्ट है, याद रखना डबल सॉल्ट बोलते हैं यानी द्विक लवण कहा जाता है क्रोम, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं रंगीन, है ना, रंग बनाने में, ध्यान में रखना बच्चे, रंग बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो याद रखना है कि बिस्फेनॉल जो है इससे हार्ड प्लास्टिक बॉटल बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक
मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये क्या बना लिया, तो भाई मेरे एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन में क्या होगा, तो बच्चे ये HAgCl मान लीजिए, है ना, और इस पर आप प्रकाश डालिए तो ये किसमें टूट जाएगा, तो भाई मेरे ठीक है ये टूट गया 2Ag और प्लस क्या Cl2 में। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी प्रकाश, उष्मा या विद्युत के कारण कोई पदार्थ ठीक है 2 या 2 से अधिक घटकों में अगर टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील धातु को अगर आप विस्थापित कर देंगे, कर आपको अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर जब अभिक्रिया करता है, जैसे ये देखिए कॉपर सल्फेट है और यहां लोहा ले लीजिए, तो ये क्या करेगा, तो FeSO4 और क्या बना लेगा, तो Cu बना लेगा। तो यहां आपको ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो भाई मेरे जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा मजेदार है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए एथेनॉल, भाई मेरे एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए अच्छा विलायक होता है, एकदम सही है। याद रखना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट याद रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है तो होता है ठीक है, वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यह सहसंयोजक यौगिक, याद रखना बच्चे, सहसंयोजक यौगिकों को घोलता है, सहसंयोजक यौगिकों को घोलता है। क्यों घोलता है भाई, यौगिकों को घोलता है क्योंकि आपको जितना भी कार्बनिक विलायक होता है घोलता है, ये क्या होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी यह जो है सॉल्वेंट है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी अध्रुवीय विलायक होता है। तो जितना भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है याद रखिए अध्रुवीय विलायक है, और यह क्या करेगा, तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उसको घोल लेगा, अध्रुवीय विलायक इसको कहते हैं। तो एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों का अच्छा विलायक है, एकदम सही है। और बच्चे और भी बहुत सारे विलायक होते हैं, जैसे आपको बेंजीन है ना, याद रखिएगा C6H6 बेंजीन। एसीटोन ये भी अच्छा विलायक होता है, जैसे आपको पता होगा एसीटोन, याद रखना है कि आप जो है ठीक है जो नेल पेंट लगाते हैं उसको ठीक है ये करने में ठीक है रिमूव करने में एसीटोन का यूज आप करते हैं। बेंजीन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, रबर को घुलाने के लिए यह कार्बनिक विलायक का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक पानी की तुलना में, आपको पता है कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो BP होता है +78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जल का जो क्वथनांक होता है भाई मेरे ये +100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एथेनॉल का गलनांक याद रखिएगा कि यह जो है ना माइनस है ना, माइनस आपको -126 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये इसका गलनांक होता है। लेकिन अगर एथेनॉल का जल का गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, जम जाता है और बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं, एकदम सही है, एकदम सही है, ये भी आपको ऑप्शन सही है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में करते हैं। कई बार मैंने कहा है कि आपको टिंचर आयोडीन में क्या करते हैं, तो बच्चे पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का मिश्रण लेते हैं और उसमें आप क्या डाल देते हैं, तो इथेनॉल इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं, तो बच्चे ठीक है इसका उपयोग एंटीसेप्टिक में करते हैं, एंटीसेप्टिक में करते हैं यानी प्रतिरोधी में। और ये क्या होता है, टिंचर आयोडीन होता है, घाव वगैरह की सफाई में इसका यूज किया जाता है। तो 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। तो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, मिथाइल इथाइल कीटोन को किस नाम से जाना जाता है, मुझे पता नहीं है, देखते हैं प्रयास करके। मिथाइल इथाइल कीटोन, ये देखिए मिथाइल CH3 हो गया और इथाइल कीटोन है, तो भाई मेरे पहले कीटोन रख देते हैं। ये देखिए कीटोन C+1O को कीटोन कहते हैं और ये रख दिए इथाइल, है ना, इथाइल रख दिए। अब जरा जोड़िए क्या होता है भाई मेरे, जैसे ही कीटोन का नाम लिखने के लिए बोले तो कीटोन का IUPAC नाम क्या लिखिएगा, तो IUPAC नाम कीटोन का लिखते हैं भाई मेरे, IUPAC नाम कीटोन का लिखते हैं एल्केनोन, क्या लिखते हैं, एल्केनोन, एल्केनोन लिखते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, एल्केनोन। ये देखिए एल का मतलब कार्बन चेन होता है। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी, तो 1 यहां पर, 2 पर क्या है, तो कीटोन है, और ये देखिए 2 ठो यहां पर, यानी 4 ठो कार्बन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हुआ, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन बोलते हैं।
और कितना पर है डबल ये कीटोन ग्रुप, तो सी डबल बॉन्ड हो दूसरे पर, तो 2 और क्या हो गया 1 आ गया। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये हट जाता है ना, ये हट गया, क्या बचा, तो ब्यूटेन है ना 2 1 ब्यूटेनोन या 2, या इसको क्या बोलते हैं तो 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, यानी दोनों आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 1 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कहां पर है 2 ब्यूटेनोन, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं सवाल को, याद रखना भाई मेरे, ये एल्क यहां पर क्या हुआ ALK, एल्क को बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितना कार्बन एटम्स होगा उसको लिखेंगे। अब प्लस क्या यहां जोड़ देते हैं ONE है ना, एल्केन में एल्क जो है ये नंबर ऑफ कार्बन चेन होता है, अंत में 1 ही जोड़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, तो IUPAC नाम निकाल लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। देखिए कैसे लिखे हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। अच्छा मॉस जो होता है ना, मॉस याद रखना है, मॉस दलदली क्षेत्रों में, याद रखिएगा मॉस जो है ठीक है दलदली क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्र में, तो दलदली क्षेत्रों में। ये क्या होगा, तो जमीन के अंदर चला जाता है दलदली क्षेत्र में है ना, कहां चला जाएगा, तो दलदली क्षेत्र में, जमीन के अंदर दब जाता है, जमीन के अंदर दब जाता है, ध्यान में रखिए बच्चे, अंदर दब जाता है और कालांतर में है ना दब जाता है। जैसे ही दबा तो यहां प्रेशर का मान ज्यादा हो गया, टेम्परेचर का मान ज्यादा हो गया, तो ठीक है कुछ समय बाद, याद रखिए कुछ समय बाद, यानी कालांतर में कुछ समय बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो जाएगा पिट में, याद रखना पिट में चेंज हो जाता है। और ये पिट क्या है, तो कोयला का एक रूप है बच्चे, यहीं से कोयला बनना प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा पिट, उसके बाद कौन बनेगा, तो बच्चे उसके बाद यही पिट जो है ना चेंज हो जाता है लिग्नाइट में चेंज होता था, और यही लिग्नाइट चेंज हो जाएगा किस में, तो बिटुमिनस में। अब देखिए कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है बिटुमिनस में, और फिर क्या चेंज हो जाएगा, तो याद रखना ये एंथ्रासाइट में। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है भाई, एंथ्रासाइट होता है। यानी कोयला निर्माण की प्रक्रिया किससे शुरू हुआ, तो मॉस से शुरू हुआ। कहां पर मॉस जब दब गया, तो आपको ठीक है ये दब गया दलदली क्षेत्रों में है ना, तो ऊर्जा के लिए बिटुमिनस प्रदान, ये गलत बात है, लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पिट प्रदान करने के लिए, एकदम सही है भाई मेरे, यही आंसर होगा, पिट के निर्माण में इसका यूज होता है। चलिए देखिए अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक, ये देखिए भाई मेरे ये यौगिक बोल रहा है, तो यौगिक क्या हुआ, तो यौगिक होगा या तो कार्बोहाइड्रेट, बोलिए पौधे के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बनेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा पौधा को है ना। दूसरा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए है ना। तीसरा क्या चाहिए, तो न्यूक्लिक एसिड चाहिए, ठीक है, मेनली यही 3 पदार्थ चाहिए, 3 यौगिक आपको चाहिए है ना। और तीनों यौगिक की बात अगर कर लेंगे तो केवल इसकी बात कीजिए कार्बोहाइड्रेट का, तो भैया कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, तो भाई साहब ये ग्लूकोज का बहुलक होता है C6H12O6 है ना। प्रोटीन किसका बहुलक होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके यौगिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज होता है भाई मेरे, कौन कौन होता है, तो सबसे पहले हो गया सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। यहां क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान में रखिएगा फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये देखिए ये बात हो गया। दूसरा क्या होगा, तो भाई मेरे नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस क्षारक होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। और तीसरा क्या होगा, तो भाई याद रखना है कि तीसरा आपको आ गया कौन, तो सुगर आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज सुगर या राइबोज सुगर, यानी सुगर का बना होता है। यानी 3 चीज यहां पर चाहिए है ना, तो न्यूक्लिक एसिड। तो भाई यहां देखिए क्या होगा, तो महत्वपूर्ण यौगिक बोल रहा है, तत्व नहीं बोल रहा है, तत्व बोलता तब नाइट्रोजन मार देते। आपको पूछ रहा कंपाउंड्स, याद रखना है, तो कार्बन के भी तत्व यौगिक होंगे, नाइट्रोजन के भी यौगिक होंगे और ऑक्सीजन के भी यौगिक होंगे। ध्यान में रखिए बच्चे, ये आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। कार्बन के यौगिक कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का यौगिक आपको प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ऑक्सीजन भी आपके पौधे के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज के निर्माण में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए तत्व बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि सारे के यौगिक महत्वपूर्ण है, डी नंबर आपका आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना भाई मेरे, ये यौगिक बोल रहा है, तत्व नहीं बोल रहा है। अगर तत्व बोलता तब बोलते कि नाइट्रोजन है ना, तत्व तो बोल ही नहीं रहा है, यौगिक बोल रहा है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। द गैसेस यूज फॉर क्रिएशन ऑफ अमोनिया है ना, गैसेस यूज फॉर क्रिएशन ऑफ अमोनिया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ याद रखिए, अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस कौन है, बड़ी अच्छी बात है भाई। अमोनिया मतलब NH3, और NH3 का निर्माण याद रखना है
किससे होता है? तो भाई ये यह हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि है ना, हैबर विधि द्वारा निर्मित होता है, द्वारा निर्मित है ना, निर्मित होता है। याद रखना है कि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है, निर्मित होता है। और इसमें क्या होगा, तो ये देखिए N2 ले लीजिए और इसमें 3S2 ले लेते हैं, है ना, 3S2 ले लेते हैं। और ये देखिए ये क्या है, तो भाई मेरे यह रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये क्या बन गया, तो 2NH3 बन गया, अमोनिया बन गया। और इसके लिए याद रखना है कि इसमें क्या होगा, तो दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टेम्परेचर ये काफी हाई होगा, है ना, और प्रेशर ये भी काफी हाई होगा। याद रखना बच्चे, प्रेशर भी काफी हाई होगा। और यहां पर ठीक है आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक भी चाहिए, इसको उत्प्रेरक भी चाहिए। ये लौह चूर्ण आपको उत्प्रेरक चाहिए, यहां पर लौह चूर्ण चाहिए उत्प्रेरक, तब जाकर के क्या होगा, तो आपको अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनिया के सृजन के लिए देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उच्च ताप और उच्च दाब पर, ठीक है, लौह चूर्ण की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो आपको बना लेगा क्या, तो अमोनिया का निर्माण कर लेगा, ध्यान में रखिएगा। और यह अमोनिया जो है, ठीक है, सबसे विषैला, याद रखिएगा, सबसे विषैला, है ना, विषैला, विषैला क्या है, तो अपशिष्ट है बच्चे, रेसिड्यूल पदार्थ है, आपके शरीर से निकलता है, सबसे विषैला अपशिष्ट है। याद रखना है इसके लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। और याद ये भी रखना है कि यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा गैस जल में अत्यधिक घुलनशील, तो यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, अत्यधिक घुलनशील होता है कौन, तो आपको अमोनिया अत्यधिक घुलनशील होगा, सलेबल होता है, घुलनशील होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी गैस जल में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, तो अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया घुल करके तुरंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर से अलग कर सकता है। अच्छी बात है, कॉपर सल्फेट है, इसको जिंक अलग कर देगा, है ना। ध्यान में रखिएगा कि जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, और ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या, कॉपर बाहर निकल गया। तो ये कौन से भी क्रिया होगा, तो आपको पता है कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार आपको जिंक क्या है, जिंक, ठीक है, आपको क्या है, तो भाई मेरे, ठीक है, रिएक्टिव मेटल देन क्या है, रिएक्टिव मेटल देन क्या, कॉपर है। ध्यान में रखिएगा, रिएक्टिव मेटल देन कॉपर है ना, देन कॉपर, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। इसीलिए इसने क्या किया कि कॉपर सल्फेट को हटा करके खुद ब खुद वहां, ठीक है, आपको अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया। ये देखिए सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, ये मैं बार बार बताता रहता हूं, सोडियम के नाक का, उसके बाद क्या मग, उसके बाद अल, उसके बाद जन, ये देखिए फे, उसके बाद पब, है ना, उसके बाद एच, है ना, कू, उसके बाद हज, उसके बाद अज, उसके बाद औ। सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है, तो पोटेशियम है ना, याद रखना है। और यहां देखिए जिंक जो है ये क्या हुआ कि ज्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, इसीलिए इसने क्या किया कि कॉपर को विस्थापित कर वहां पर, ठीक है, जुड़ गया। ध्यान में रखना बच्चे। तो क्या कह रहा है ऑप्शन देखिए, कॉपर की तुलना में जिंक कैन सेपरेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक क्या होगा, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। यही आंसर हो जाएगा, है ना, दूसरा कुछ होगा नहीं। कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत, ये सब गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न अम्लों में सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक रिड्यूसिंग कौन है। अच्छा, रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, भाई मेरे रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना, अपना ऑक्सीकरण, अपना ऑक्सीकरण, जो अपना ऑक्सीकरण करेगा, अपना ऑक्सीकरण, दूसरे का अवकरण, ध्यान में रखना, दूसरे का अवकरण करेगा, दूसरे का अवकरण करेगा। बहुत अच्छी बात है, अवकरण करता है। चलिए देखते हैं जरा इस ऑप्शन को देखते हैं। या फॉर्मिक एसिड है भाई साहब, ये फॉर्मिक एसिड है, इसको बोलते हैं HCOOH। अब देखिए जरा इसको देखिए, ये तुरंत अपचयित होकर के, अपचयित, दूसरे का अपचयन कर लिया और ये क्या बना लिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। और यहां पर क्या होगा, तो बच्चे ये H2O का निर्माण कर लिया, या हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, H2 बाहर निकाल दिया, CO2 बना लिया और H2 गैस बाहर निकाल दिया, जो हाइड्रोजन देता है, यानी अपचयन हो गया। ध्यान में रखेगा, ये प्रबल अपचायक होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड जो है ये इजी गोइंग में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इस पर देखिए, एसिटिक अम्ल है भाई मेरे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। अब देखिए ये टूटा तो क्या बनाएगा, तो CH3, ध्यान में रखिएगा, CH3COO माइनस प्लस के H प्लस। ये देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन दे रहा है, ये कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो केवल 1 हाइड्रोजन दे रहा है। जरा इस पर बात कीजिए, प्रोपेनोइक अम्ल पर, है ना, तो ये देखिए भाई मेरे, ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनोइक अम्ल है, तो CH3H5
और COOH हो गया। ये भी क्या होगा भाई मेरे, तो ये भी आपको क्या होगा, C2H5 COO माइनस और प्लस क्या H प्लस दिया, केवल एक हाइड्रोजन आयन दिया, वहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन दिया। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मिक अम्ल जो है सबसे अधिक प्रबल है ना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एकदम याद रखिएगा कि अम्लों में, एकदम मैं क्लियर करके लिख रहा हूं यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन, तो भाई मेरे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है। एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रबल अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर आप ए नंबर मारिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, एस्टिएप्सिन है ना, एस्टिएप्सिन एंजाइम क्या है, तो अच्छी बात है भाई मेरे। पहले इसका याद रखना है कि लाइपेज का है ना, पेनक्रिएटिक लाइपेज जो होता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज याद रखना भाई मेरे। पेनक्रिएटिक लाइपेज का पहला नाम क्या था, तो पेनक्रिएटिक लाइपेज का पहला नाम याद रखें, का पहला नाम ये क्या था, तो बच्चे नाम एस्टिएप्सिन था। ध्यान में रखिएगा, एस्टिएप्सिन किसको कहते हैं, तो लाइपेज को कहते हैं, एस्टिएप्सिन था, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। ठीक है, आपको एस्टिएप्सिन एंजाइम किसका नाम था, तो आपको पेनक्रिएटिक लाइपेज का पहला नाम था। अब आइए इसमें, ठीक है, लाइपेज किसका पाचन करेगा, तो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। ध्यान में रखिएगा, ट्रिप्सिन या ठीक है ट्रिप्सिन, या आपको क्या करेगा, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो भाई मेरे स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज करता है। और ठीक है, आपको वसा का पाचन कौन करेगा, तो लाइपेज करता है। तो आंसर क्या होगा, आपको वसा पर यह क्रिया करता है। ध्यान बस इतना ही रखना, पहले से आपको पता होगा कि एस्टिएप्सिन जो है यह पेनक्रिएटिक लाइपेज का पुराना नाम है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वसा का आंशिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। भाई साहब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और खूब अच्छे से देखना चाहिए आपको। ग्रास नली में, ठीक है, कोई ग्रंथि नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, कोई ग्रंथि नहीं होती। देयर आर नो ग्लैंड्स इन इसोफेगस, है ना, ध्यान में रखिए, ग्रंथि नहीं होता है तो पाचन नहीं होता है, तो यहां कोई पाचन नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, कोई पाचन नहीं होगा, याद रखना बच्चे, कोई पाचन नहीं होता है। चलिए अच्छी बात है। आप देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में आंशिक पाचन किसका, वसा का। भाई मेरे, आपको मुख में लार ग्रंथि से याद रखिएगा, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो भैया लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो लिंग्विस्टिक, याद रखिएगा, ठीक है, यहां निकलता है लिंग्विस्टिक लाइपेज निकलता है, लाइपेज, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये भी आपको क्या करेगा, तो आंशिक पाचन जरूर कर देगा, किसका, तो वसा का। ध्यान में रखना है। अमाशय में क्या होगा, तो यहां पर निकलता है गैस्ट्रिक लाइपेज, याद रखना है कि गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। ये भी आपको वसा का आंशिक पाचन कर देगा, यानी अमाशय और मुख जो है वसा का आंशिक पाचन कर देता है। ध्यान में रखना है। लेकिन वसा का पूर्ण पाचन, ध्यान में रखना बच्चे, वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो वसा का पूर्ण पाचन ये याद रखना है कि ये ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के पहले भाग में होता है, पहले भाग जिसको क्या बोलते हैं, तो ठीक है, पहले भाग, याद रखना बच्चे, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम में होता है। देखिए कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई, है ना। तो यहां देखिए क्या होगा, तो लिंग्विस्टिक लाइपेज जो लार ग्रंथि से निकलता है और गैस्ट्रिक लाइपेज जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा अमाशय में, ये दोनों आंशिक रूप से पाचन करेगा किसका, तो वसा का आंसर डी नंबर होगा भाई। बहुत अच्छा बात है, देखिए कितना मजेदार है। फेफड़ों का मूल सामर्थ्य क्या होता है, तो फेफड़ों का मूल सामर्थ्य याद रखिएगा कि फेफड़ों का मूल सामर्थ्य अंतः श्वसन सामर्थ्य और कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन, ये मिलकर के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल एयर वॉल्यूम मिलकर के आपको फेफड़े का मूल सामर्थ्य बनाता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, यदि फेफड़े की बात करते हैं, ये देखिए ये आपका फेफड़ा है ना,
फेफड़ा है, तो फेफड़ा में जितना आपने श्वसन लिया किया है ना, और बलपूर्वक जितना श्वसन किया, ध्यान में रखिएगा, ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो गया। और दूसरा क्या हो गया, तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, दूसरा क्या, तो बलपूर्वक आपने जो क्या लिया है, आपको ये लिया है, बलपूर्वक जो आपने सांस लिया है उसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे बलपूर्वक जब आप सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो ठीक है, टोटल वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और हो जाएगा क्या, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी टोटल वॉल्यूम, टोटल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो गया। और क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना बच्चे, इसको टीएलसी कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, है ना। ये जो है, ये जो फेफड़ों का मूल सामर्थ्य है, इसको क्या बोलेंगे, तो टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी जो है ये क्या होता है, तो भाई इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, अब प्लस क्या होगा, तो आपको बलपूर्वक जो आपने सांस लिया है ना, क्या, फिर से पहले तो एक बार सांस ले लिया आपने, फिर क्या किया, बलपूर्वक आपने सांस लिया, यानी फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड, आपको फोर्स्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, है ना, ये लिया आपने। फिर क्या किए बच्चे, है ना, फिर क्या किए, कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन, अब क्या किए कि आपने, ठीक है, कार्यात्मक अवशेष, ये रेसिडुअल वॉल्यूम, और फिर क्या किए कि आपको, ठीक है, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम ले लिए, यानी इसका कुल योगफल क्या होता है, तो भाई टीएलसी होता है, लंग कैपेसिटी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अंतः श्वसन सामर्थ्य, एकदम बलपूर्वक आपने सांस ले लिया, है ना, सामान्य सांस नहीं लिया, बलपूर्वक आपने सांस ले लिया, और फिर ठीक है आपने सांस छोड़ दिया, और बच्चे जो आपका बच गया, आपके किसमें, तो फेफड़े में जो वायु बच गया, उसके कुल योगफल को आप क्या कहते हैं, तो भाई ठीक है, फेफड़ों का मूल सामर्थ्य या टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको एकदम सिंपल अर्थ में कैसे जोड़ते हैं बच्चे, ये टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है बराबर क्या होगा, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ध्यान में रखिएगा, प्लस क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल, ठीक है, एयर वॉल्यूम, है ना, एयर वॉल्यूम होता है। तो इसका योगफल क्या कराएगा, तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। सिंपल सवाल है, एकदम ध्यान में रखिएगा, फेफड़े के अलग अलग कैपेसिटीज होते हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, सांस लिया, और ठीक है, जितना सांस लिया, टोटल सांस जितना लिया उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, टीवी कहा जाता है टोटल, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, जितना सांस आपने लिया, बलपूर्वक नहीं लिया आपने, सामान्य 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 सांस लिया है, सामान्य सांस, ठीक है, अंदर लिया है बच्चे, अंदर लिया, तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, अंदर लिया, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, अंदर लिया, इसको क्या कहते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अग्र महाशिरा रुधिर, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, शायद आप जानते भी होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका शरीर है, ये आपका क्या है, शरीर है, ध्यान में रखना बच्चे, ये आपका शरीर है, और शरीर में ही यहां पर क्या है, तो भाई मेरे यहां पर मान लेते हैं हार्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका हार्ट है। देखिए समझिए जरा इसको, कुछ नहीं है भाई मेरे, ठीक है, ये देखिए, यानी आपके चेस्ट से ऊपर, ये चेस्ट हो गया, चेस्ट ले लीजिए, और चेस्ट से ऊपर क्या होता है, तो भाई ये सिर हो गया, सिर में लीजिए, सिर ले लीजिए, हेड ले लीजिए, और ठीक है, टोटल यहां पर जितना भी पार्ट है ना, फेफड़ा वेफड़ा सब ले लीजिए, ठीक है। यहां से क्या होता है, तो यहां से आपको सुपेरियर वेना केवा, याद रखना, सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा होता है भाई मेरे, वेना केवा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो अग्र, ठीक है, महाशिरा, याद रखिएगा, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा कहते हैं। यानी मेरी बात समझिएगा अच्छे से, है ना, कि छाती से ऊपर वाले भाग में, है ना, तो जो भी आपको पार्ट होता है वहां पर जो, ठीक है, सिरा, यानी आपको सिरा मतलब क्या हुआ कि हृदय की ओर जो नली रक्त को ले जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना केवा कहते हैं। अब जरा ये आइए, है ना, धड़ और पैर की बात कर रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा और पैर, ठीक है, आपको धड़ और पैर, याद रखिए बच्चे, धड़ और पैर की बात कर रहे हैं। यहां पर से, ठीक है, आपको हृदय के तरफ जो नली लेके जाएगा रक्त को, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा, ध्यान में रखना है, इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं, इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं, इन्फेरियर वेना केवा, है ना, वेना केवा कहते हैं बच्चे, एकदम याद रखना, वेना केवा, या इसको क्या बोलते हैं, निम्न, ठीक है, निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो इसको निम्न महाशिरा कहा जाता है, निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा कहते हैं, इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यानी दो तरह की, ठीक है, सिराएं हो गई। नीचे वाले हिस्से वाला सिरा हो गया इन्फेरियर वेना केवा, है ना, ऊपर वाला सिरा हो गया सुपेरियर वेना केवा। अब ये दोनों रक्त लेके जाएगा कहां पर, तो भाई मेरे ये देखिए अलिंद में। कौन सा, ये भी लेके जाएगा कहां पर, अलिंद में। कौन सा अलिंद का, तो ये देखिए दाएं अलिंद में। याद रखना है, राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल में लेके जाएगा, राइट ऑरिकल में लेके जाएगा, यानी आपको दायां अलिंद में लेके जाता है। यानी कहीं से भी रक्त, है ना, अग्र महाशिरा हो या आपको निम्न महाशिरा हो, दोनों से रक्त कहां पहुंचता है, तो शरीर के, ठीक है, शरीर के किस भाग में पहुंचता है, तो ध्यान रखना बच्चे, दायां अलिंद में पहुंचता है। यानी ऊपर, यानी आपको जो धड़ जो है ना, कमर से ऊपर वाला भाग जितना भी आपको ले लीजिए, चेस्ट ले लीजिए, ठीक है, आपका सिर ले लीजिए, ये सब भाग से जो रक्त जाएगा, ठीक है, आपको हृदय में कहां पर बच्चे रक्त जो जाएगा वापस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो जाएगा, जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, वो कहां पहुंचेगा, तो दाएं अलिंद में पहुंचेगा। और नीचे से भी जो रक्त जाएगा वो भी कहां पहुंचेगा, तो दाएं अलिंद में ही पहुंचेगा। किसके द्वारा, तो इन्फेरियर वेना केवा के द्वारा पहुंचेगा। तो अग्र महाशिरा रुधिर को शरीर से, ठीक है, शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती है। ध्यान में रखिए बच्चे, दाएं लाइन में। ये ठीक है, आपको निम्न महाशिरा रक्त को कहां पहुंचाएगा, तो ये भी दाहिने अलिंद में ही पहुंचाता है। तो कहीं से कंफ्यूजन नहीं रखना भैया मेरे, है ना। देखिए कितना लाजवाब सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर में शर्करा का नियमन कौन करता है, तो भाई मेरे रुधिर में शर्करा का नियमन कौन करता है, तो एकदम ध्यान में रखना है कि रुधिर में शर्करा का नियमन करने का काम करेगा इंसुलिन हार्मोन, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, ये देखिए, ठीक है, आपको क्या है, शर्करा है कहां पर, रक्त शर्करा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, कौन शर्करा है भैया, तो रक्त शर्करा। देखिए कितना मजेदार तरीके से बताते हैं, रक्त शर्करा कहां पर है, तो रक्त शर्करा है। क्या यार, बड़े गड़बड़ है ना, रक्त शर्करा, शर्करा, ये रक्त शर्करा है। चलिए अच्छी बात है। और ये ले लीजिए रक्त शर्करा, है ना, किसमें, तो ये बदल गया भाई मेरे ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में। ध्यान में रखिएगा, कौन बदलेगा, तो ये बदलेगा इंसुलिन। एकदम ध्यान में रखना भैया मेरे, जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम नोट डाउन कर लेना, इंसुलिन बदलेगा। अब क्या हुआ, ग्लाइकोजेन को आपको रक्त शर्करा में बदल रहा है कौन, तो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, है ना। ध्यान में रखना है, ग्लूकागोन बदलता है, ग्लूकागोन बदलता है। और इंसुलिन जो है ना किसके में बदलेगा, तो रक्त शर्करा को किसमें बदल दिया, तो ग्लाइकोजेन में। और ग्लाइकोजेन को कौन बदला, ठीक है, इसमें, तो भाई मेरे ग्लूकागोन बदला। ये किस सेल से, तो आपको, ठीक है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से, है ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होता है, वो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और ये कहां से निकलेगा, तो अल्फा सेल से, अल्फा सेल से निकलता है। तो बड़ा अच्छा बात है भाई मेरे, है ना। ध्यान में रखिएगा, ये वृद्धि हार्मोन, इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, याद है, सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, सोमेट्रोपिन कहते हैं। ये भी पेनक्रियाज से निकलता है, सोमेटोट्रोपिन बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। बड़ी अच्छी बात है बच्चे। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, तो ये जो है ना, आपको ध्यान में रखिएगा कि मूत्र में, ठीक है, मूत्र में जल का नियमन करता है, मूत्र में जल का नियमन, एकदम ध्यान में रखिएगा, मूत्र में जल का नियमन करता है ना, कंट्रोल करता है, नियमन करता है। तो बड़ा अच्छा बात है बच्चे, मूत्र में जल का नियमन कौन करता है, तो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन या एडीएच करता है, इसे ही वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे अंतरांग प्रक्रियाएं जिनका संबंध ऊर्जा के व्यय और, ठीक है, साथ होता है। तंत्रिका, तंत्रिका किस घटक से संबंधित है, तो स्वायत्त तंत्रिका होता है। ध्यान में रखिएगा, स्वायत्त तंत्रिका में ही आपको पता है कि श्वसन, है ना, श्वसन, फिर क्या बच्चे, तो पाचन, फिर क्या, ठीक है, पाचन, उत्सर्जन, यानी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सभी जो ऊर्जा से रिलेटेड है, सबका नियंत्रण कौन करता है, तो स्वायत्त तंत्रिका करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। ये ध्यान में रखिएगा। अनुकंपित तंत्रिका, और ये देखिए, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम का ही दो पार्ट होता है, परिधीय पीएनएस होगा, और ये क्या होगा, अनुकंपित तंत्रिका होता है। ये अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करने का काम करता है भाई मेरे। तो ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी सबको कौन नियंत्रित करेगा, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है, जैसे श्वसन, पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, ये सब काम बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा आवृत बीजी में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। अब देखिए, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये देखिए कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में सीड कोट, ये देखिए सीड बना और सीड का कोट बनता है ना, सीड कोट बनता है। ध्यान में रखिएगा, तो ये किसके द्वारा बनेगा, तो अध्यावरण से बनता है। और ये ध्यान में रखना बच्चे, सीड कोट जो होता है, सीड कोट, मैंने क्या कहा कि सीड कोट जो होता है इसका दो भाग हो गया, है ना। ध्यान में रखना है, सीड कोट के कितने भाग होंगे, तो सीड कोट जो आपका है इसके दो भाग मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन होता है भाग मेरे,
बच्चे कौन कौन भाग होगा? तो सीड कोट का 2 भाग होता है, एकदम याद रखिएगा। सीड कोट के आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होगा? तो ठीक है, बाहर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं टेस्टा, याद रखना, टेस्टा, टेस्टा कहते हैं। बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? तो भाई मेरे ये जो बाहर वाला भाग होता है उसको टेस्टा बोलते हैं, है ना, टेस्टा, है ना, याद रखना है। और अंदर वाला जो भाग होता है सीड कोट का उसको बोलते हैं टेगमेन, है ना, टेगमेन कहा जाता है। यानी सीड कोट का कठोर भाग, ठीक है, आपको उसके दो मुख्य भाग होते हैं। ये देखिए, वाह्य भाग को आप क्या कहते हैं? तो सीड कोट के वाह्य भाग को टेस्टा कहा जाता है। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो सीड कोट के आंतरिक भाग को याद रखना है भाई मेरे, इसको कहते हैं टेगमेन कहते हैं। और ये आवृत बीजी, ये क्या होता है कि ये, ठीक है, फल के अंदर, याद रखना बच्चे, फल के अंदर आपको बीज होगा। और ये बीज जो होता है ये बड़ा कठोर होता है। और इसमें मैंने क्या कहा कि बाहर वाला जो भाग होगा वो टेस्टा कहलाएगा, अंदर वाला जो भाग होगा वह टेगमेन कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। कह शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ना। ये देखिए शुक्राणु है, बराबर में बनाते रहता हूं। ये देखिए, ये आपका टेल पार्ट है ना, ये टेल पार्ट है। और ये आपका क्या है? एक्रोसोम है। ध्यान में रखना भाई मेरे, यहां क्या होता है? तो ये आगे वाला भाग होता है। और ये याद रखना है कि अग्र भाग है, यहां एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं? हेड कहते हैं, हेड कहिए, एक्रोसोम। ये आगे वाला भाग जो है यहां पर पाया जाएगा, हेड होता है, हेड होता है। और ध्यान में ये रखना है कि ये क्या हुआ? हेड हो गया, और ये मिडिल पार्ट होता है, और ये टेल होता है। और इसी टेल में क्या होता है? इसी टेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी टेल में क्या होगा? तो सर्विकल, ये वाला भाग जो होता है सर्विकल भी होता है, सर्विकल, है ना, सर्विकल होता है ना, सर्विकल होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या होगा? सर्विकल। ये वाला भाग क्या होगा? सर्विकल होता है ना। और ये वाला भाग क्या हुआ? टेल होता है। और इसी टेल पार्ट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो इसको गति में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पाया जाएगा? तो भैया मेरे ध्यान रखिएगा, 2 भाग मैंने मुख्य रूप से बताए हैं। पहला भाग बताया है कौन? तो अग्रभाग में आपको डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। और पश्च भाग में क्या होता है? जो टेल होता है, टेल जो पूंछ बोलते हैं, वहां पर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जो इस शुक्राणु को गति करने में मदद करता है। ध्यान में रखना बच्चे, गति करने में मदद करेगा। तो ग्रीवा में नहीं पाया जाएगा, हेड में नहीं पाया जाएगा, है ना। कहां पाया जाएगा? तो टेल में पाया जाएगा। टेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो इसको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। कहां पर? तो आपको टेल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो इसको गति करने में मदद करता है, शुक्राणु को गति करने में मदद करता है। अच्छा, शुक्राणु जो होता है ना, आप सभी बच्चों को पता होगा, मेल गेमेट्स होता है। कौन सा गेमेट है? तो मेल गेमेट्स है, याद रखना है। और इसका निर्माण कहां होता है? तो भाई मेरे टेस्टस में, निर्माण टेस्टस में, निर्माण आपको याद रखना है टेस्टस में होता है। निर्माण कहां हुआ? टेस्टस में या वृषण में। हिंदी बोलते हैं वृषण में, और इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टस में इसका निर्माण होता है। बड़ी अच्छी बात है, टेस्टस में इसका निर्माण होगा। और यह परिपक्व कहां होता है? इपिडाइडिमिस में, इपिडाइडिमिस में यह परिपक्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन होता है? अच्छा ये देखिए, है ना, आपको तना की बात कर रहे हैं। तना क्या होता है? 2 तरह का तना होता है। एक होता बौना, है ना, एक होता लंबा। लंबा क्या हुआ? तो डोमिनेंट कैरेक्टर। लंबा क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और बौना क्या हुआ? तो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, है ना। तो जो प्रकट हो, जो जनरेशन में प्रकट होगा उसको रिसेसिव कहेंगे, है ना, उसको कहेंगे डोमिनेंट। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रकट होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं प्रकट होता उसको रिसेसिव कहते हैं। यानी लंबा और बौना में इन्होंने क्या कराया था? तो संकरण कराया था। झुर्रीदार बीज, ये देखिए झुर्रीदार बीज, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। लंबा तना डोमिनेंट है भाई। झुर्रीदार बीज, अब देखिए बीज का जो आकार था ना 2 प्रकार का था। एक था गोल था, गोल क्या था? तो डोमिनेंट कैरेक्टर। और ठीक है बच्चे, झुर्रीदार बीज जो था ना, ये क्या था? रिसेसिव। झुर्रीदार बीज जो है रिसेसिव कैरेक्टर था, रिसेसिव था। रंगीन बीज, अब देखिए रंगीन बीज, तो ये क्या हुआ? तो झुर्रीदार बीज की बात करें तो ये रिसेसिव फैक्टर हो गया। रंगीन बीज 2 प्रकार का, कौन कौन? तो एक हो गया, ध्यान में रखिएगा, बैगनी रंग का, और दूसरा हो गया सफेद। तो बैगनी जो होता है ये डोमिनेंट हो गया, और सफेद जो है ये रिसेसिव होता है। सफेद क्या हुआ? रिसेसिव हो गया। तो भाई रंगीन बीज कह रहा है, रंगीन बीज कह रहा है, तो इससे कोई लेने देने नहीं है ना। आपको झुर्रीदार बीज, ये देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, रिसेसिव है ना। कह रहा अप्रभावी लक्षण, तो ये अप्रभावी लक्षण यही हो गया झुर्रीदार बीज। क्योंकि ठीक है, आपको गोल और झुर्रीदार, गोल को मैंने क्या कहा? डोमिनेंट, और झुर्रीदार को क्या कहा? रिसेसिव कह दिया। लंबा तना डोमिनेंट है तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अप्रभावी लक्षण है। 7 विपरीत गुणों को इन्होंने क्या किया था? तो कलेक्ट किया था। ध्यान में रखना है बच्चे।
स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति किस रासायनिक पदार्थ, अच्छा स्क्लेरेन्काइमा जो है ना, याद रखना ये मृत उत्तक है, मृत उत्तक है, मृत उत्तक, ठीक है। कौन उत्तक भैया, तो पादप अस्थायी उत्तक, पादप, ठीक है, जटिल अस्थायी उत्तक है, ध्यान में रखना। पादप जटिल अस्थायी उत्तक कौन होता है, तो भैया आपको होता है, ठीक है, मृत उत्तक होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। और याद रखिए यह यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट पौधे को प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और इसके, ठीक है, कोशिकाओं में प्रदान करता है। इसकी कोशिकाओं में क्या होता है भाई मेरे, तो आपको याद रखना है कि यहां जो है ना, यहां लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है जो कठोर बना देता है, लिग्निन पाया जाता है। ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिग्निन पाया जाता है जो इसको क्या बना देगा, तो भाई मेरे इसको, ठीक है, कठोर बना देने का काम करता है। कौन, लिग्निन। यानी लकड़ी कठोर होता है किसकी वजह से, तो लिग्निन की वजह से कठोर होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ये क्या कर देगा, तो एक तो यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा और इसे काफी कठोर प्रदान करेगा, तो लिग्निन आंसर हो गया। यहां देखिए पैक्टीन, पैक्टीन जो है, ठीक है, आपको कोलेनकाइमा में पाया जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, कोलेनकाइमा में कौन पाया जाएगा, कोलेनकाइमा में पाया जाता है कौन, तो आपको, ठीक है, पैक्टीन पाया जाता है, पैक्टीन पाया जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। और यह क्या बना देगा इसको, तो पैक्टीन जो है आपको कोलेनकाइमा को पैक्टीन बना देता है क्या, मोटा बना देता है। ध्यान में रखना है, मोटा बना देता है, बड़ा अच्छा बात है बच्चे। कोलेनकाइमा को मोटा बना देने का काम कौन करता है, तो पैक्टीन करता है। और पैक्टीन, ठीक है, आपको जो फलों में पाया जाता है उसी के कारण मुरब्बा बनता है। ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुरब्बा बनाने में, फलों के मुरब्बा बनाने में कौन सा घटक सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो पैक्टीन, है ना। सेलुलोज जो होता है, ये देखिए याद रखना है कि ये कोशिका भित्ति बनाता है, पादप की कोशिका भित्ति बनाता है, पादप की कोशिका भित्ति बनाता है कौन, तो आपको सेलुलोज, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पादप की कोशिका भित्ति बनाता है कौन, बनाता है भैया, ये सेलुलोज बनाता है। सेलुलोज है क्या, तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स होता है। अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। यह छिद्र क्या है, तो भाई साहब आपको पता है कि ये क्या है, ये पत्तियां हैं। ध्यान में रखिएगा, ये पत्तियां हैं, और पत्तियों में क्या होता है, तो पत्तियों में ये देखिए गार्ड सेल्स होता है, और इसके गार्ड सेल्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा। और ये क्या करता है, तो भाई इसको बोलते हैं रंध्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, रंध्र कहेंगे। और ये 3 काम करता है, ठीक है, O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। ध्यान में रखिएगा, O2 CO2 का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करता है ना, करता है। एक बात, वाष्पीकरण में सहायता करता है, वाष्पोत्सर्जन में क्या करता है, सहायता करता है, में सहायक, है ना। ध्यान में रखना, वाष्पोत्सर्जन में क्या होगा, सहायक होता है। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्र द्वारा होता है, और ये क्या हुआ, रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि, ठीक है, जैसे ही आपको जल की मात्रा किस में, रंध्र में अधिक होता है, गार्ड सेल्स में अधिक होगा, स्टोमाटा खुल जाएगा, और यहीं से आपको O2 CO2 का आदान प्रदान और, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है बच्चे। तो ध्यान में रखना है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायता करता है। ध्यान में रखना बच्चे, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। चलिए अच्छी बात है, सहायता करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन के बाद फल के विकास को क्या कहते हैं बच्चे, निषेचन के बिना, है वही बात मैं देख रहा था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। याद रखना है, ठीक है, आपको बिना निषेचन के फल का उत्पादन, बिना निषेचन के, है ना, फल का निर्माण, फल का निर्माण किसके द्वारा, तो फल का निर्माण हार्मोन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, तो हार्मोन के प्रभाव से। एकदम ध्यान में रखिएगा, हार्मोन के प्रभाव से। यहां कौन कौन सा हार्मोन काम आता है, तो हार्मोन के प्रभाव से कौन कौन सा हार्मोन काम आता है, तो एक तो ऑक्सिन और दूसरा जिबरेलिन्स। ध्यान में रखना भाई मेरे, एक ऑक्सिन दूसरा जिबरेलिन्स, ये काम आता है। यही हार्मोन जो है ना, आपको के छिड़काव के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, तो भाई बिना निषेचन के फल का निर्माण करते हैं, और बिना बीज का फल होता है। गेमेटोगेमी, याद रखना है, ठीक है, मेल या फीमेल गेमेट्स का निर्माण, मेल या फीमेल गेमेट्स का निर्माण गेमेटोगेमी कहलाता है, फीमेल गेमेट्स का निर्माण। गेमेट्स मतलब क्या होता है, तो आपको, ठीक है, ये होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है या ओभा जो है उसका निर्माण, गेमेट्स का निर्माण, ये क्या कहलाएगा, गेमेटोगेमी कहलाता है, निर्माण कहलाता है। और हाइब्रिडोजेनेसिस ये क्या कहलाता है, तो हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड आपको पौधों का निर्माण, पौधों या क्या कहिए, हाइब्रिड पौधों या जंतुओं का निर्माण अगर हम करते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिडोजेनेसिस, जंतु का निर्माण। ध्यान में रखा बच्चे, निर्माण करेंगे हम लोग तरह तरह से, ठीक है, आपको क्लोन वगैरह बनाएंगे, तो हाइब्रिडोजेनेसिस कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल दैट हेल्प्स इन ट्रैप लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता भाई मेरे, तो क्रिस्टी, एमाइलोप्लास्ट, केराटिनॉइड्स। अब बताइए आप लोग कौन इसमें होगा, तो भाई मेरे आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो, ठीक है, आपका जो क्या होता है केराटिनॉइड्स होता है, इसी में आपको क्लोरोफिल की श्रेणी में इसको रखते हैं बच्चे, क्लोरोफिल को, केराटिनॉइड्स, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल को इसी में रखते हैं, क्लोरोफिल को, है ना। तो ध्यान में रखिएगा केराटिनॉइड्स आपको मदद करेगा प्रकाश संश्लेषण में। खास करके आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स का ये भाग होता है। प्लास्टिड्स जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो भाई मेरे पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट होगा। दूसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। और ठीक है, इसी में एक भाग होता है केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स क्या करता है, तो ये मदद करेगा आपको किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण में। याद रखिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। और इसी का भाग क्या होता है, तो हरित लवक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, स्टार्च का स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करने का काम करता है बच्चे। यानी वह हिस्सा जहां पर क्या होगा, तो स्टार्च, ठीक है, एकत्रित होगा, उसको क्या कहते हैं, तो एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टी क्या है, तो आपको पता है कि ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, आपको ये जो संरचना होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। और ये क्या करता है, इसी पर पाया जाता है कौन, तो बच्चे ऑक्सीसोम्स पाया जाता है। और यह मदद करेगा किसमें, तो मदद करेगा श्वसन में, श्वसन में मदद करने का काम करता है क्रिस्टी। तो ये ध्यान में रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केराटिनॉइड्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, ब्रायोफाइटा गैर संवहनीय और फड़ में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है, भाई मेरे मेगोस्पोरियम, अर्कोगेनियम। ये देखिए अर्कोगेनियम जो होता है ना, ये क्या होता है, फीमेल गेमेट्स है, याद रखना, फीमेल भाग है, यानी ठीक है मादा भाग है, फीमेल भाग है। और ये क्या करेगा, तो ओभा को स्टोर करेगा, ओभा को स्टोर करता है, ध्यान में रखिएगा। अंडाशय को स्टोर करता है, अंडाशय को स्टोर करता है कौन, तो आपको जो है, ठीक है, आर्कोगेनियम। अंथेरिडियम याद रखना है, ये क्या होता है, तो ये होता है मेल पार्ट है बच्चे, मेल पार्ट है। और ये क्या करेगा, तो शुक्राणु ठीक है का निर्माण करेगा, ध्यान में रखिएगा, उसको एकत्रित करके रखेगा। शुक्राणु का निर्माण पहला काम। दूसरा काम क्या है, तो भाई मेरे शुक्राणु का, ठीक है, आपको शुक्राणु को होल्ड करके रखेगा, शुक्राणु को एकत्रित करके रखेगा, होल्ड करेगा, है ना, कौन, तो अंथेरिडियम किसमें, तो ब्रायोफाइटा में। ध्यान में रखिएगा। मेगोस्पोरियम जो होता है ना, ये क्या हुआ, तो भाई मेरे मेगोस्पोरियम जो होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा कि मेगोस्पोरियम जो होता है यह क्या होता है, तो यह मादा गेमेटो, ठीक है, मादा गेमेटोफाइट्स होता है, मादा गेमेटोफाइट्स होता है, याद रखिएगा। मेगास्पोरियम जो है मादा गेमेटोजेनेसिस में सहायता करता है, मादा गेमेटोजेनेसिस में क्या करेगा, जेनेसिस में सहायता करता है, से में सहायता करने का काम करता है। तो ध्यान में रखना बच्चे, सहायता करता है कौन, तो आपको मेगास्पोरियम। तो यहां से ध्यान में रखना, ब्रायोफाइटा को पादप उभयचर कहा जाता है, कल भी मैंने कहा था पादप उभयचर कहते हैं, है ना। और ये गैर संवहनीय पौधा होता है। गैर संवहनीय मतलब क्या हुआ, कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, है ना। और फड़ में शुक्राणु कोशिकाओं को निर्माण, बच्चे शुक्राणु कोशिका किसमें, एंथेरिडियम में होता है। यानी ब्रायोफाइटा के 2 भाग होते हैं, अगर मेल भाग की बात करें तो एंथेरिडियम, अगर फीमेल भाग की बात करें तो आर्कोगेनियम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि होल्ड करने का काम करता है मेल पार्ट, तो मेल पार्ट होल्ड करेगा और ये एंथेरिडियम होगा इसका आंसर। तो कहीं से कंफ्यूजन नहीं रखेगा। पिछला क्वेश्चन जो है बच्चे, उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण, मैंने क्या कहा, केराटिनॉइड्स होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। याद रखना बच्चे, जब तक क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, तब तक मजा आएगा नहीं, है ना। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।